एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 हिस्ट्री का मोस्ट अवेटेड चैप्टर एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। तो हम चैप्टर 3 पे आ चुके हैं अपनी बुक 2 के। बाकी चैप्टर्स अगर आपको पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगा दी, वहाँ से जाके सभी चैप्टर्स को डिजिटल बोर्ड पे डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ा दिया है। गो एंड वॉच इट। और नोट्स के लिए इंस्टाग्राम आईडी गिवन है जहाँ हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स अपलोड कर दिए हैं। तो अब शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर किंगडम के बारे में। विजयनगर मतलब क्या हुआ? विजय मतलब विक्ट्री, जीत, और नगर मतलब एम्पायर, किंगडम, शहर, एरिया, आप कुछ भी समझ सकते हो। तो आज हम एक विजय नगर पढ़ेंगे, एक ऐसा नगर जो सच्ची में ना विक्ट्री था हमारी कंट्री के लिए। विजयनगर जो ये एम्पायर, अगर मैं तुम्हें सिंपल इसका कनेक्शन बताऊं तो तुमने तेनालीरामन के बारे में ज़रूर सुना होगा। जब मैं छोटी थी तो टीवी पे बहुत प्यारा सा कार्टून आता था तेनालीरामन का, जिसे हम बच्चे बहुत ज़्यादा देखा करते थे। और आज के समय पे भी आप बहुत सारे हमारे ऐसे शोज़ बने रिलेटेड टू तेनालीरामन। तो आपको याद होगा कि तेनालीरामन इसी विजयनगर किंगडम में रहा करते थे। वो इसी विजयनगर किंगडम की जो राज्यसभा थी उसके सदस्य थे। और तेनालीरामन के राजा कौन से थे? उनके बेस्ट फ्रेंड। वो कौन थे उनके राजा? राजा कृष्णदेवराय। तो यस, तो इस चैप्टर में हम तेनालीरामन के किंगडम, या आप कहो तरीके से बोलें तो राजा कृष्णदेवराय के किंगडम विजयनगर किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो विजयनगर किंगडम है उसे हम जो है एक और नाम से भी बुलाते हैं, विजयनगर सिटी को भी, वो है हम्पी। बहुत फेमस है ये हम्पी नाम से। आप कभी यूट्यूब पे सर्च करना, क्रोम पे सर्च करना हम्पी, और जो फोटोज़ आपके सामने आएंगे जैसे यहाँ मैंने पीछे लगाई हैं, आप देख के हैरान हो जाओगे कि उस ज़माने में हमारी कंट्री के अंदर ये कितना बड़ा किंगडम था, कितनी सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर था हमारे इस किंगडम का, कितने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स और सुंदर सुंदर मंदिर यहाँ बनवाए गए थे, डेट आप वो देख के मेस्मराइज्ड हो जाओगे। सो आज इसी वाले किंगडम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ये शुरू कब हुआ। तो देखो टाइम पीरियड गिवन है। ये किंगडम इस्टेब्लिश हुआ था 14th सेंचुरी में। बेसिकली अगर हम डेट देखें तो 1336 में ये किंगडम इस्टेब्लिश हो गया था। दो भाइयों ने करा था जिनका नाम था हरिहरा एंड बुखा, आगे भी ये पढ़ेंगे हम। और एंड हो गया था ये किंगडम बाय द 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी में इसका एंड कैसे हुआ और ये स्टैब्लिश कैसे हुआ था, पूरा आप पढ़ने वाले हो अपने इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रे बॉक्स पढ़ाने वाली हूँ, जिसको बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बहुत लोग लीव कर देते हैं, बट ग्रे बॉक्स से एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का MCQ बन के आ सकता है। तो चलो पढ़ते हैं हम अपने ग्रे बॉक्स को, जहाँ पे हमें बता रखा है दैट विजयनगर किंगडम आखिर में है क्या। क्या पढ़ने वाले हो आप इस किंगडम के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है, इन अ वेरी स्मॉल वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो विजयनगर किंगडम का नाम भी है और विजयनगर के एक शहर का नाम भी है। जैसे कि पूरे के पूरे किंगडम का नाम भी विजयनगर है और इसके एक शहर का, जो इसकी कैपिटल सिटी थी, उसका नाम भी क्या है? विजयनगरा। और इसी कैपिटल सिटी के बारे में आप पूरे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ये जो कैपिटल सिटी है ना इसकी, विजयनगर, इसी के बारे में आप पढ़ोगे। जैसे हम कहते हैं मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर कहते हैं, हम कहते हैं गुप्ता एम्पायर, तो वैसे ही पूरे एम्पायर का नाम भी विजयनगर एम्पायर और इसके एक शहर का नाम भी विजयनगर एम्पायर है, जिसकी लोकेशन आप यहाँ मैप पे देख सकते हो। तो इस पूरे एम्पायर का नाम भी विजयनगर है और इस शहर का नाम भी विजयनगर है। अब ये एम्पायर फाउंड हुआ था, अब ये 1 मार्कर में आएगा, आई विल स्टार्ट मार्किंग हेयर सो दैट यू कैन लर्न इट। ये एम्पायर फाउंड हुआ था 14th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। और इन इट्स हेडे मतलब हुआ बेस्ट टाइम्स, यानी कि जब सबसे ज़्यादा फैला हुआ था विजयनगर, वो कौन से जो है राजा के रूलिंग के अंडर में था? राजा कृष्णदेवराय के रूलिंग के अंडर में जो विजयनगर है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका था। कहाँ तक फैल चुका था? उड़ीसा और बीजापुर को भी जो है राजा कृष्णदेवराय ने कैप्चर कर लिया था। तो ये मैप देखो आप, इतना ज़्यादा फैल चुका था हमारा विजयनगर किंगडम। अगर विजयनगर किंगडम की लोकेशन की बात करें तो आप मान सकते हो जो हमारा प्रेजेंट डे का कर्नाटका है ना, वो वाला जो एरिया, वहाँ से विजयनगर, वो वाला एरिया विजयनगर कवर करता था। फिर ओडिशा को भी कैप्चर करा और जो है बीजापुर को भी कैप्चर कर लिया था जब कृष्णदेवराय जी राजा थे। और अगर हम ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में बोले तो कृष्णा नदी बह रही है वहाँ से लेकर हमारे सदर्न पेनिनसुला के टिप तक, यानी कि जो हमारे, समझ लो तुम, विजयनगर किंगडम का ही पूरा का पूरा राजपाट चलता था। तो इतना बड़ा हो चुका था ये विजयनगर किंगडम। अब हमें इस किंगडम के जो है बारे में पता कब चला? 17 to 18 सेंचुरी के अंदर हम इस किंगडम के बारे में जान पाते हैं। कैसे जान पाते हैं भाई? तब हमारे पे ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, तो ये ब्रिटिशर्स ने आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी बना रखी थी। बड़े बड़े इनके आर्कियोलॉजिस्ट, जैसे कि आपने
हड़प्पा वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, कनिंघम के बारे में और उन सब के बारे में। तो अब 17-18 सेंचुरी आ गई थी। अब ब्रिटिशर्स ने भेजा था किसको, कलन मैकेंजी नाम के एक, वो गए यहाँ पे और उन्होंने देखा अरे यार यहाँ तो बहुत बढ़िया से टेम्पल्स दिख रहे हैं यार, इस जगह में जब खुदाई हुई है तो यहाँ से तो बड़े अलग अलग से स्ट्रक्चर्स बाहर निकल के आ रहे हैं। तो वो बड़े हैरान हो गए और उन्हें लगा भाई कुछ तो है यहाँ पे। फिर खुदाई होनी शुरू हुई एंड हमारा विजयनगर एम्पायर जो है वो हमारे सामने आता है। ठीक है, तो 17-18 सेंचुरी में इसके रुइंस मिलते हैं और फिर इसके ऊपर पूरा कामकाज चलता है। पूरी दुनिया से लोग आते थे हमारे विजयनगर एम्पायर को ढूंढने के लिए। ठीक है जी, आज के समय की अगर हम बात करें तो जो कृष्णा तुंगभद्रा डायोब के लोग हैं, यानी कि जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर जो है हमारी, उसके डायोब में जो लोग रहते हैं ना, वहाँ के लोग कहते हैं कि हम विजयनगर वाले हमारे पूर्वज थे। तो आज के समय पे भी आप कह सकते हो कि विजयनगर एम्पायर के लोग जिंदा हैं, उनकी जो पीढ़ी है आज भी जिंदा है। वो कौन लोग हैं, वो लोग हैं जो कृष्णा तुंगभद्रा डायोब में रहते हैं। पीपल रिमेंबर इट एज हम्पी। विजयनगर को हम्पी भी कहा जाता है, विजयनगर शहर को हम्पी भी हम कहते हैं। हम्पी हम क्यों कहते हैं, तो ये जो हम्पी नाम रखा गया है, 1 मार्क क्वेश्चन है, ये इनकी मदर गॉडेस के ऊपर रखा गया है। तो जैसे कि अभी आप भक्ति सूफी ट्रेडिशन वाले चैप्टर में पढ़ के आए हो दैट हमारे कंट्री के अंदर आज भी और तब भी जो है लोकल गॉड्स की भी पूजा की जाती है। ठीक है, कि जैसे हमारे सुप्रीम गॉड्स हैं, वी हैव विष्णु जी, शिव जी है हमारे पास, हमारी मदर गॉडेस हैं, बट हमारे कुछ लोकल गॉड्स भी होते हैं। ठीक है, तो एक लोकल गॉडेस थी यहाँ पे विजयनगरा की जिनका नाम था पंपा देवी, और इन्हीं पंपा देवी के नाम के ऊपर जो है ये रखा गया था, उनको हम्पी बोला गया और हम्पी ही इस शहर का फिर नाम पड़ गया था। अब सोर्सेज क्या है, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन ऑफ दिस ग्रे बॉक्स। अभी तुम्हें विजयनगर एम्पायर के बारे में मैं बता रही हूँ, ये इस समय में ये इतना बड़ा एम्पायर था, इस वाली लोकेशन तक था, ये वो मुझे किसने बताया, मेरे को एनसीईआरटी ने बताया। एनसीईआरटी को किसने बताया, हिस्ट्री की बुक्स को किसने बताया, तो कुछ तो सोर्सेज थी ना जिससे हमें इस चैप्टर के बारे में पता लगा। तो वो सोर्सेज है सबसे पहला ओरल ट्रेडिशन, सुनी सुनाई बातें। किसकी सुनी सुनाई, कोई पंडित है, ठीक है, कोई कंटेम्प्रेरीज थे उस समय के, जो लोग जो है बातें करते रहते थे, उससे पता रहे विजयनगर किंगडम था बहुत बढ़िया। अभी तो मैंने रिसेंटली आज सुना था, मैंने आई सॉ सम शॉर्ट और आई डोंट रिमेंबर कि वहाँ पे मैंने देखा था कि कोई बता रहे थे कि जो विजयनगर किंगडम था उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी थी, यानी कि हमारा ये बहुत प्रॉस्परस किंगडम था, अमीर लोग रहते थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा और बहुत सारी पॉपुलेशन थी यहाँ की। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, जब खुदाई हुई, अरे ये इतना सुंदर स्ट्रक्चर कहाँ से निकला, ये कहाँ से निकल रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंड हुई उससे। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स से और जो इंस्क्रिप्शन मिले और जो बाकी रिकॉर्ड्स हमें मिले उससे हम विजयनगर एम्पायर को जो है ढूंढ पाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल तुम्हें दिखाती हूँ, ये फ़ोटो देखो, एनसीईआरटी में भी काफ़ी फ़ोटो लगा देते हैं आजकल। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी में भी काफ़ी ऐसी फ़ोटोज़ हैं जो हमारी मदद करेंगी। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो आप ये देखो, अ पार्ट ऑफ स्टोन वॉल दैट वाज बिल्ट अराउंड द सिटी ऑफ विजयनगर। तो ये जो दीवार है ना, ये दीवार हमें दिखाई दी जब हमने खुदाई करी, पूरी की पूरी दीवार निकल आई ज़मीन के नीचे से, जो विजयनगर की दीवार थी। ठीक है, उसके किलाबंदी जो कर रखी थी उसकी। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि जो विजयनगर एम्पायर है वो ढूंढा किसने था, कैसे हमें मिला विजयनगर एम्पायर। तो मैं तो तुम्हें नाम बता ही चुकी हूँ इनका, ये कलन मैकेंजी का, बट अब हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। तो रूइंस ऑफ हम्पी, हम्पी विजयनगर एक ही बात है। ठीक है, वर डिस्कवर्ड बाय एन इंजीनियर थे, एंटिक्वेरियन थे, नाम क्या था इनका, कलन मैकेंजी। तो कलन मैकेंजी इनका नाम था। ये एम्प्लॉय थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और इन्होंने ही पहला सर्वे मैप बनाया था, कहाँ का, हमारे विजयनगरा का, कि क्या क्या जो है जब खुदाई हुई, सर्वे मैप मतलब कौन सी जगह से क्या क्या चीज़ें जो है मिली हमारे को। अच्छा, यहाँ पे शहर मिला है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे जो है महल है राजा का, ये सब चीज़ें। अरे यहाँ से तो एक रिजर्वायर मिला है, इतने बढ़िया जो है जैसे कैनाल सिस्टम्स थे, यानी कि इतनी दूर नदी बह रही है, वहाँ से शहर तक पानी लाने के लिए रिजर्वायर बना रखा था, टैंक्स बना रखे थे, वो सब का सर्वे मैप इन्होंने बनाया था। इन्होंने गैदर करी थी इन्फॉर्मेशन। कैसे इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए जो विरूपाक्षा टेम्पल के जो प्रीस्ट थे, जो पंडित थे, उनके पास गए और उनकी मेमोरीज में जो बातें थी, ओरल ट्रेडिशन जो है ना, उनसे पूछ के, और जो पंपा देवी की श्राइन थी, जो पंपा देवी का मंदिर था उनकी लोकल मदर गॉडेस का, उनके जो है उनसे जाके पूछी, बातचीत करी और वहाँ से उन्होंने पूरा का पूरा
विजयनगर के ऊपर जो है रिकॉर्ड बनाना शुरू करा। फिर फ्रॉम 1856 17-18 सेंचुरी में मैंने आपको कहा ना यहाँ का सारा जो है इसका डिस्कवरी हुई। तो 1856 के अंदर फोटोग्राफर्स जो थे वो बहुत सारे जो है ना मॉन्यूमेंट्स ढूंढने के लिए, फोटोज उनके खींचने के लिए वहाँ जाते रहते थे। एंड देन 1836 में एपिग्राफिस्ट जो होते हैं उन्होंने बहुत सारी जो है इंस्क्रिप्शन बरामद करी फ्रॉम डिफरेंट टेम्पल्स ऑफ हम्पी। तो हम्पी के अंदर यानी कि विजयनगर के अंदर जो डिफरेंट टेम्पल्स थे वहाँ से इंस्क्रिप्शन मिलनी शुरू हुई। एपिग्राफिस्ट्स ने फिर उनको जो है ट्रांसलेट करा और उनके अंदर लिखी हुई बातों को समझा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है अपने विजयनगर एम्पायर के बारे में जाना। और इवन फॉरेन ट्रैवल के अकाउंट्स, तो चैप्टर 5 में मैंने आपको बताया था कि एक ट्रैवलर आए थे अब्दुल रज़ाक, ठीक है, और उन्होंने अपनी जो है बुक के अंदर और उन्होंने अपने ट्रैवल अकाउंट के अंदर पूरा लिखा था हम्पी के बारे में, विजयनगर के बारे में। तो यस, तो फॉरेन ट्रैवलर्स भी हमें बहुत मदद करते हैं हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए। तभी आपका चैप्टर 5 है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। तो बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर साउथ इंडिया आते थे, विजयनगर एम्पायर भी बहुत सारे आए थे और उनके जो ट्रैवल अकाउंट्स थे उससे हमने पता लगाया। एंड दूसरा जो लिटरेचर थी, यानी कि जो कुछ भी टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए थे तेलुगु में, कन्नड़ में, तमिल में और संस्कृत में, वहाँ से हमने हम्पी या फिर आप कह सकते हो विजयनगर एम्पायर के बारे में पता लगाया था। तो देखो इतनी सारी भाषाएं क्यों हैं, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, संस्कृत, ये 4 भाषाएं क्यों? क्योंकि विजयनगर एम्पायर तो इतने सारे एरिया को कवर कर रहा था, तो वहाँ पे ये चारों लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहा करते थे। तो इन सब ने जो कुछ भी लिखा था उससे हमें पता चला विजयनगर किंगडम के बारे में। ठीक है जी। अब एक सोर्स आपकी जो है बुक में दे रखी है रिलेटेड टू कलन मैकेंजी। तो ये सोर्स एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि सोर्स भी पढ़ना मैंने यहाँ इसलिए लगाई है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 1754 में कलन मैकेंजी बहुत फेमस हो जाते हैं इंजीनियर के रूप में, सर्वेयर के रूप में और एक कार्टोग्राफर, यानी कि इन्होंने मैप बनाया था उसके रूप में। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, अ पोस्ट ही हेल्ड टिल हिज डेथ। सर्वेयर जनरल इनको बना दिया था, ये जाते थे और सर्वे करते थे हमारे आर्कोलॉजिकल साइट्स का। ही कलेक्टेड हिस्ट्री सर्वेइंग हिस्टोरिक साइट्स इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड इंडियाज पास्ट। तो इन्होंने बहुत सारे हमारे जो है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का, हमारी हिस्ट्री का, देखो ब्रिटिशर्स आए हमारे पे, उन्होंने जो है जैसे 200 सालों तक हमारे पे अत्याचार करा, वो तो था, बट बहुत सारी जो हमारी हिस्ट्री है जो वो बाहर आई, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में खुदाई हुई, विजयनगर की खुदाई हुई, तो वो सब जो है ये ब्रिटिशर्स ही वहाँ करवाते थे। फिर वो देख पढ़ा था ना हमने, तो वो चुरा चुरा के हमारे मॉन्यूमेंट वो भी ले जाते थे, ये स्कल्पचर्स वगैरह चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, तो यही था, इन्होंने हिस्ट्री को हमारी बाहर तो निकाला ही था। बाय स्टडिंग विजयनगरा, मैकेंजी बिलीव दैट ईस्ट इंडिया कंपनी कुड गेन मच यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन मेनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन, लॉज एंड कस्टम्स whose influence still prevail among the various tribes and natives forming the general mass of population to this day। अब तुम्हें लग रहा होगा ना कि यार ये तो बड़े अच्छे थे, ये हमारे यहाँ पे जो है खुदाई करा रहे थे, हमारा गोल्डन पास बाहर निकलवा रहे थे, तो ठीक है चलो अच्छे कह लो कोई बात नहीं। बट इनका जो है मोटिव ये था, कलन मैकेंजी ने बताया कि हम जो ये खुदाई कर रहे हैं इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में पता चल रहा है। और हमें पता चला कि यहाँ के विजयनगर के राजा अपनी जनता को कैसे रूल करते थे, उनके ऊपर कैसे अपना शासन करते थे। तो अगर हम समझ जाएंगे किस तरीके से ये शासन करते थे, हमारे यहाँ के लोगों को किस टाइप के रूल में रहना पसंद है, तो उससे ये भी वैसा ही रूल करेंगे। तो इसलिए ये ना मतलब पॉलिटिक्स करने के लिए भी इन्होंने हमारी कंट्री का अगर समझना है कि गवर्नमेंट कैसे चलती थी हमारी कंट्री की उस समय पे, मोनार्की गवर्नमेंट कैसी चलती थी, वो समझने के लिए भी ये जो है हमारी कंट्री के पास्ट को स्टडी करना चाहते थे। ठीक है जी। तो विजयनगर में अमर नायक सिस्टम चलता था, अभी आप पढ़ोगे तो वो जो है कौन थे अमर नायक, कैसे वो सिस्टम चलता था, उस सब सिस्टम्स ने इनकी मदद करी हमारे इंडिया की पॉपुलेशन को रूल करने के लिए। तो ये सोर्स इंपॉर्टेंट थी तो मैंने पढ़ा दिया। आगे की कोई सोर्स तो शायद मैं इस चैप्टर में आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वो एक अलग वीडियो बनेगी, बट स्टिल मैंने ऐड इसलिए करी कि तुम भूल ना जाओ। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक 2 पे, रायस, नायक्स एंड सुल्तान्स। तो रायस कौन होते हैं, जैसे कि राजा को ही आप बेसिकली राय कह सकते हो। तो राय जैसे कि राजा कृष्ण देवा रायस, तो रायस को बिलोंग करते थे, मतलब राजा। ठीक है, फिर आते थे नायक्स, नायक्स मैं आपको बताऊंगी कौन थे। एंड सुल्तान कौन, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो जो सुल्तान्स बेसिकली हुआ करते थे, सुल्तान्स भी तो क्या कर रहे थे, अलग अलग सुल्तान आ रहे थे और वो हमारे इंडिया का कोई कोई जगहों पे आके अपना रूल कर रहे थे। तो ये वाला जो एरिया था यहाँ पे भी जैसे बीजापुर के सुल्तान थे, उनको हराया था राजा कृष्ण देवा राय ने। और एक समय ऐसे आया जब बहुत सारे 3 सुल्तानों ने मिलकर
जो है विजयनगर को ही हरा दिया था, विजयनगर की आर्मी को। तो सुल्तान्स का भी यहाँ पे एक ट्रायंगुलर जो है रिलेशन चलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो अभी बात करते हैं विजयनगर एम्पायर स्टार्ट कैसे हुआ था। तो दो भाई थे, हरिहरा एंड बुक्का, ठीक है। इन्होंने विजयनगर एम्पायर को स्थापित करा था 1336 में, ठीक है। यहाँ पे जो एम्पायर हमारा विजयनगर एम्पायर था, यहाँ की स्पेशलिटी क्या थी, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते थे। जैसे कि आप लोकेशन को देख के पता लगा सकते हो, आज के समय पे भी यहाँ कन्नड़ स्पीकिंग भी है, तेलुगु भी है, तमिल भी है। तो वहाँ तो उस समय पे भी ऐसा ही था, अलग अलग रिलीजन को और अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग थे। रिलेशन विद नेबर एम्पायर्स की अगर हम बात करें तो नॉर्थ फ्रंटियर पे विजयनगर किंग्स compete with the rulers like सुल्तान्स ऑफ डेक्कन। तो क्या था भाई, इसकी विजयनगर की नॉर्थ साइड पे तो सुल्तानों से हर समय टसल चलती रहती थी कि भैया हर समय ना विजयनगर एम्पायर स्टेट ऑफ वॉर में रहता था, यानी कि विजयनगर एम्पायर पे कभी भी हमला हो सकता था। तो उन्हें तैयार रहना पड़ता था अपनी बढ़िया आर्मी के साथ। कभी सुल्तान बैठे थे इनको कब्जा करने के लिए, तो कभी एक तरफ से गजापति रूलर्स ऑफ ओडिशा बैठे थे। और एक समय पे तो इन दोनों को ही हरा दिया था राजा कृष्णदेवा राय ने। और एक लड़ाई जो इनकी रहती थी वो रहती थी रिवर वैली के ऊपर और रिवर के वाटर के ऊपर और बाकी रिसोर्सेज के ऊपर। तो जैसे कि आज के समय पे होता है ना, आपके अपने नेबर से ना जो है ना लड़ाई चलती है। जैसे इंडिया और बांग्लादेश का भी रिवर वाटर डिस्प्यूट हो जाता है। इंडिया पाकिस्तान का इतने समय तक रिवर वाटर डिस्प्यूट चला, जिसके ऊपर हमारी ट्रीटी बनी हुई है और हमारी ट्रीटी वो चल रही है कि शेयर करना रिवर वाटर को। बहुत सारी कंट्रीज बॉर्डर्स के ऊपर लड़ाई करती हैं, रिसोर्सेज के ऊपर कि भैया ये वाला एरिया तुम्हारे हिस्से में चला गया तो इसकी रिसोर्सेज हमारी थी, नहीं तुम क्यों लोगे। तो इसी तरीके से उस ज़माने में भी जो है नेबरिंग जो राज्य होते थे, जैसे सुल्तान का राज्य हो गया और एक राजा का राज्य हो गया और हमारे विजयनगर वालों का, तो इनका जो बाउंड्रीज मार्क करती थी तो वहाँ पे लड़ाई चलती थी। ये रिवर का पानी हम लेंगे, रिवर का पानी तुम्हारे पास नहीं जाएगा। इस बात पे हर समय स्टेट ऑफ वॉर में विजयनगर रहता था। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं था कि हर समय लड़ाई ही चलती रहती थी, अपने नेबर से अच्छे रिलेशन भी थे। जैसे कि विजयनगर के रूलर्स ना अलग अलग बिल्डिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करते थे अपने पड़ोसियों से, क्योंकि विजयनगर के राजाओं ने बहुत ही सुंदर स्कल्पचर्स बनाए थे। तो कुछ दिल्ली सल्तनत आप मान सकते हो कि जो सुल्तान वगैरह थे ना, उनके स्ट्रक्चर्स को कॉपी करा। आपने काफ़ी सारे आप गेटवेज देखोगे जहाँ पे थोड़ा टर्किश डिज़ाइन डला हुआ है। क्यों है भाई, वहाँ पे कोई टर्किश रूलर थोड़ी थे, बट दे ही कॉपीड, बेसिकली इंस्पायर होके उन्होंने कुछ ऐसे जो है दरवाजे बनवाए, कुछ अलग अलग टाइप के वो स्कल्पचर्स वगैरह बनाते। तो आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस लेते थे वो। इतने अच्छे रिलेशन भी थे और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा जो है टसल वाले रिलेशन भी थे, ठीक है जी। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया कि विजयनगर एम्पायर बिल्कुल ना ऐसी वो कहते हैं ना अटेंशन वाले मोड में रहता था कि कभी भी हमला हो सकता है। तो इसलिए आर्मी का तैयार रहना बहुत ज़रूरी था। और यही चीज़ हमारा आता है टॉपिक 2.1 के अंदर, किंग एंड ट्रेड। तो ये जो नोट्स है ना गाइस, अगर मैं नोट्स की बात करूं, अगर आप इन्हें कॉपी में लिखोगे तो हद से 7 से 8 पेज के अंदर, रजिस्टर के अंदर ये नोट्स कंसोलिडेट हो जाएंगे। और ये नोट्स में अगर आपने ये नोट्स लिख लिए, मैं लिखकर आपको प्रोवाइड कर दूंगी अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे। ये जो मैंने नोट्स खुद से बनाए हैं कि कीवर्ड मैंने यहाँ लिख दिया, एनसीईआरटी का पूरा पैरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आर रिटन हेयर। इस टाइप के नोट्स अगर आपने पढ़ लिए एक बारी तो हर 1 मार्कर इसमें कवर हो जाएगा, हर 2 मार्कर इसमें कवर हो जाएगा। इवन जो लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर बच्चों को लर्न क्यों नहीं होते हैं हिस्ट्री में, लॉन्ग आंसर लर्न नहीं करने हैं, बस कीवर्ड लर्न करना है और उसको आप जो है आंसर राइटिंग कर लोगे फिर खुद से। तो टॉपिक 2.1 आता है किंग एंड ट्रेडर्स। तो विजयनगरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर समय वॉरफेयर में रहता था, तो इट वाज डिपेंडेंट ऑन इफेक्टिव कैवलरी, ठीक है। कैवलरी मतलब क्या हुआ, घुड़सवार। विजयनगर में जो वॉर होता था वो घुड़सवार करते थे, घोड़ों पे बैठ के वॉर्स चलते थे। तो मतलब घोड़ों का होना, एक अच्छे घोड़ों का होना बहुत ज़रूरी था। जैसे हमने पढ़ा था मगध के अंदर एलिफेंट थे, तो वहाँ एलिफेंट्स वॉर में यूज़ करे जाते थे। यहाँ पे घोड़े वॉर में बहुत यूज़ करे जाते थे, इसलिए अरेबिया से और सेंट्रल एशिया से घोड़ों को इम्पोर्ट कराया जाता था। हमें लगता है अरे हम ही जो है इम्पोर्ट करा रहे हैं आजकल, भाई उस ज़माने से घोड़ों तक का इम्पोर्ट कराया जाता था। तो इसलिए जो ट्रेडर्स होते थे, यानी कि वो जो हो गए ना व्यापारी हो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे हमारे विजयनगरा में। इवन बहुत सारे अरब ट्रेडर्स जो थे, अरेबियन ट्रेडर्स, वहाँ से आते थे अरेबिया से अपने अपने शिपों पे, बोटों पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते थे विजयनगरा में। वो बहुत प्रॉफिट कमाते थे यहाँ पे और आके यहाँ पे हमारे राजाओं को, हमारे किंगडम को घोड़े वो भेजा करते थे। और कुछ लोकल मर्चेंट कम्युनिटीज़ भी थी जिन्हें असी कुदारी छेतीस कहा जाता है, जो मैं प्रोनाउंस बिल्कुल गलत कर रही होंगी, आई नो दैट, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता है कई बार ये लैंग्वेज, ठीक है। तो असी कुदिराई और छेतीस जो थे, या फिर आप कह सकते हो हॉर्स मर्चेंट्स जो थे, वो इन एक्सचेंजेस को फैसिलिटेट कराते थे, यानी कि वो अरब ट्रेडर से खरीदते थे और फिर किंगडम को सप्लाई करते थे, ठीक है। अब एक यहाँ पे देखो आप,
ये सोर्स गिवन है, ये डिब्बा गिवन है, ये पढ़ना चाहिए। एलिफेंट, हॉर्सेज एंड मैन, तो गजापति लिटरली मीन्स होता है लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। दिस वॉज द नेम ऑफ द रूलिंग लीनियर दैट वॉज वेरी पावरफुल इन ओडिशा इन 15th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी में उड़ीसा में गजापति रूलर्स रहते थे। In the popular traditions of Vijayanagar, the Deccan Sultans are termed as अश्वपति और लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। और जो डेक्कन के सुल्तान थे, यानी कि जो साउथ इंडिया के अंदर सुल्तान का रूल था, जो सल्तनत चलती थी, तो सुल्तान्स को कहा जाता था लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। हॉर्सेस को क्या कहेंगे, अश्वापति इनको कहते थे। और अगर हम बात करें हमारे विजयनगर के राजाओं की और विजयनगर के रूलर्स की, जो थे रायस, विजयनगर के राजा को क्या कहते थे, रायस। तो ये इनको क्या कहता था, देवर कॉल द नरापति, लॉर्ड ऑफ मैन, कि ये इंसानों के राजा हैं, नरापति। तो ये 1 मार्कर में आ सकता है आपको। तो गजापति लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अश्वपति लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस एंड नरापति लॉर्ड ऑफ मैन, ठीक है जी। चलो अब आया अराइवल ऑफ पोर्चुगीज़। अब 1498 में पोर्चुगीज़ हमारी कंट्री में आ गए थे और इन्होंने जो है जैसे कि गोवा को भी अपनी कॉलोनी बना के रखा। तो हमारे पास ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म नहीं था, पोर्चुगीज़ का भी कॉलोनियलिज्म था। इनफैक्ट हमारी आज़ादी मिलने के भी बहुत समय बाद गोवा को आज़ादी मिली थी, ठीक है जी। नो पोर्चुगीज़ वेस्ट कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट पे आते हैं, हमारे इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे आते हैं और यहाँ पे अपना इस्टेब्लिश करते हैं रूल। अब आते तो पहले के बहाने किससे हैं, ये ट्रेड के बहाने से आते हैं। बट पोर्चुगीज़ की मिलिट्री बहुत सुपर क्लास थी, इनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी। स्पेशली द यूज़ ऑफ मस्केट्स एनेबल्ड देम टू बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द टैंगल पॉलिटिक्स ऑफ पीरियड। तो इनके पास बहुत ही बढ़िया जो है इनकी टेक्नोलॉजी थी, इसलिए इनसे जो है compete करना काफ़ी मुश्किल था। और साथ में ये ट्रेड भी करते थे, मसाले टेक्सटाइल से लेके प्रेशियस स्टोन्स तक ये लोग ट्रेड करते थे। कौन, पोर्चुगीज़, ठीक है जी। तो पोर्चुगीज़ आ गए थे इस समय तक, ये आपको याद रखना है। अब सिटी पॉपुलेशन एंड सिटी, तो ट्रेड जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्चुगीज़ भी ट्रेड कर रहे थे और विजयनगर में भी ट्रेड होता था। तो विजयनगर के जो लोग थे ना, काफ़ी खर्चीले टाइप के लोग थे, काफ़ी अच्छा पैसे वाले लोग रहा करते थे विजयनगर के अंदर। मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन भी थी बट पैसे वाले लोग भी बहुत थे विजयनगर के अंदर। तो ट्रेड वॉज अ स्टेटस सिंबल ऑफ सिटीज़। जिस सिटी में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था तो उसको और बढ़िया कहा। जैसे आज के समय भी हम कहते हैं अहमदाबाद है, गुजरात है, बहुत सारे ऐसे जो है हमारे इंडिया की भी स्टेट्स हैं और महाराष्ट्र में बहुत सारी स्टेट्स हैं और भी, मतलब मैं नाम ऐसा मत जनरलाइज नहीं, बहुत हमारी स्टेट्स ऐसी है जो बहुत ज़्यादा ना ट्रेड होता है जहाँ पे। तो हम कहते हैं अरे यहाँ तो बहुत काम है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो वैसे ही एक स्टेटस सिंबल रहता था जो है सिटीज़ के लिए, उनके यहाँ पे ट्रेड होना। वेल्दी पॉपुलेशन यहाँ की बहुत खर्चीली थी, अच्छे अच्छे सोने के गहने पहनने हैं इन्हें और इन्हें प्रेशियस स्टोन्स चाहिए। तो इसलिए ये ट्रेड से क्या होता था, जो ये विजयनगर हमारा एम्पायर है इससे बहुत ज़्यादा, और जब भैया ट्रेड ज़्यादा हो रहा है तो वो प्रॉस्परस हो रहा था, अमीर किंगडम बनता जा रहा था ये। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द अपोजी एंड द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर, टॉपिक नंबर 2.2। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि विजयनगर एम्पायर शुरू कैसे हुआ, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ ने विजयनगर एम्पायर पे रूल करा, ठीक है जी। तो पावर इज शेयर्ड इन विजयनगर बिटवीन 2 मेंबर्स। जो पावर होती है, जो सत्ता है, जैसे आज के समय पे इंडिया में क्या है, सभी कंट्रीज़ में ज़्यादातर क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमारे लिए सेंट्रली लॉज बनाते हैं जो पूरी कंट्री में लगते हैं, ठीक है। देन वी हैव अ स्टेट गवर्नमेंट्स, उनके इलेक्शन होते हैं, हम अपने सीएम चूज़ करते हैं, वो हमारे स्टेट के लिए लॉज बनाते हैं, ठीक है जी। और हमारे सेंट्रल भी है, हमारे पास स्टेट भी है, फिर म्यूनसिपैलिटीज़ भी होती हैं, गांव में पंचायत से। तो इस तरीके से पावर का शेयर हो रखा है, पावर शेयर हो रखी है। अभी उस ज़माने में भी पावर शेयरिंग चलती थी। अब पावर शेयर विजयनगर में किसके बीच में होती थी, एक तो मेंबर ऑफ रूलिंग लीनियज यानी कि राइस, और राइस की जितना भी जो है जैसे उन जितने भी राजा लोग थे और राजा ने जो अपने लोग बिठा रखे थे उनके बीच में, और जो है उनके मिलिट्री कमांडर्स के बीच में, क्योंकि विजयनगर हर समय स्टेट ऑफ वॉर में ही रहता था तो इसलिए उसकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनके पास बहुत पैसा होता था, राजा उनको बहुत सारा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने देते थे, बहुत पैसा होता था, बड़े बड़े महलों में मिलिट्री कमांडर्स रहते थे और वो तैयार करते थे सेना को। तो मिलिट्री कमांडर्स का भी जैसे बहुत ही ज़्यादा जो है रोल होता था विजयनगर में, और राजाओं का भी। अब पहली डायनेस्टी जो आई थी विजयनगर में वो आई थी जो है, तो उसका नाम क्या था, संगम डायनेस्टी। तो ये याद रखना, और इसने 1485 तक जो है रूल करा था। संगम डायनेस्टीज़ को जो है सप्लांट करा था, मतलब कि इसको जो है
हटा के कौन आ गए थे, सलूवाज आ गए थे जो मिलिट्री कमांडर थे। तो जैसे कि हमने सुना है ना, काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ होती है वहाँ पे तख्ता पलट उनकी मिलिट्री कर देती है, वहाँ का जो मिलिट्री जनरल होता है मिलिट्री पे भी, क्योंकि कोई कम पावर तो होती नहीं, आर्मी पे कितनी पावर है, तो आर्मी ही हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को हटा देते हैं और आर्मी रूल लग जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ विजयनगरा में। पहले थी संगम डायनेस्टी और संगम डायनेस्टी को सप्लांट करा था सलूवाज मिलिट्री कमांडर ने, यानी कि जो मिलिट्री के कमांडर थे ना उन्होंने जो है अपनी डायनेस्टी बना ली थी और वो पावर में रहे थे 1503 तक। उसके बाद आती है तलुवा डायनेस्टी, तलुवास, और तलुवास डायनेस्टी के ही राजा थे हमारे कृष्णदेवा राय। तो कृष्णदेवा राय कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तलुवा डायनेस्टी। लर्न करने के लिए आप तेनाली रमन थे, टी से तलुवा, ती से तेनाली रमन, ऐसे याद कर सकते हो। और यही वो टाइम था, कृष्णदेवा राय वाला टाइम पीरियड था जब विजयनगर जो है अपने बेस्ट टाइम्स पे था, चांदी चांदी थी विजयनगर की, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हुआ। ड्यूरिंग कृष्णदेवरायज रायज रूल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुआ था विजयनगरा का, उन्होंने वॉर लड़े और विजयनगर की टेरिटरीज़ को बढ़ाया। 2 वॉर जो है आप याद कर सकते हो जो हुए थे, एक हुआ था 1514 में रूलर्स ऑफ उड़ीसा के साथ, उड़ीसा के रूलर्स के साथ हुआ था, एंड फिर 1520 में हुआ सुल्तान ऑफ बीजापुर के साथ। तो बीजापुर को भी हरा दिया था उन्होंने और जो है उड़ीसा को भी हरा दिया था और वो भी पूरा विजयनगर में ऐड हो गया था। तो ये डेट एंड इवेंट्स लर्न करनी है, दीज बोथ आर 1 मार्कर्स। तो बेसिकली 1512 तक जो है लैंड बिटवीन द तुंगभद्रा रिवर एंड कृष्णा रिवर, जिसको रायचूर डायोब कहा जाता है, वो तो इन्होंने कैप्चर कर लिया ही था। फिर 1514 में उड़ीसा को हरा दिया और 1520 में इन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर को हरा दिया। तो स्टेप बाय स्टेप कृष्णदेवा राय चले और विजयनगर को बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस बना दिया और उसकी बाउंड्री उन्होंने एक्सीड कर दी। तो ये जो 3 हैं, ये तीनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो ये ईयर, क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें सब टॉपिक हमारा इफेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ वॉर इन एम्पायर। एग्जाम में ये क्वेश्चन के रूप में आएगा, इसीलिए देखो मैंने आपकी एनसीईआरटी में तो ये पैराग्राफ में छुपा हुआ है, मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में करिए सो दैट आप इसको आंसर ऐसे ही लर्न कर पाओगे। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अगर विजयनगर हर समय स्टेट ऑफ वॉर में रहता था, इतने वॉर्स लड़े जाते थे विजयनगर में, तो हमने पढ़ा है कि जब भी किसी कंट्री में, एम्पायर में वॉर होता है तो उसका बहुत नुकसान होता है, उसकी बहुत इकोनॉमी जो है वॉर पे ही जाती रहती है, बहुत सारे सोल्जर्स वॉर में जाते रहते हैं, पॉपुलेशन वॉर में, तो उसका नुकसान होता है। तो क्या विजयनगर में भी ऐसा ही था? बट नहीं, विजयनगर में ऐसा नहीं था। इनफैक्ट विजयनगर जो है बहुत पीस आई विजयनगर के अंदर, बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, इवन दो वॉर चलते रहते थे, तो शांति का माहौल था और डेवलपमेंट होती रहती थी, इवन दो वॉर भी लड़े जा रहे थे और वो भी जीते जा रहे थे। कृष्णदेवा राय इज क्रेडिटेड विद सम फाइन टेम्पल्स। कृष्णदेवा राय ने अपनी रीलेंज में जब वो सत्ता चला रहे थे तो उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया टेम्पल्स बनाए, एडेड इंप्रेसिव गोपुरम्स टू मेनी इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन टेम्पल। जो एग्जिस्टिंग टेम्पल्स थे उनमें सुंदर सुंदर गोपुरम्स बनवाए थे। गोपुरम्स क्या होते हैं मैं आगे आपको बताऊंगी। एंड एक सब अर्बन टाउन बनाया था नियर विजयनगर, नगलापुरम। तो अपने विजयनगर जो कैपिटल सिटी थी उसके पास में उन्होंने एक और टाउन बनवाया, उसका नाम उन्होंने रखा नगलापुरम। 1 मार्क क्वेश्चन, जो उनकी माता के नाम पे उन्होंने शहर का नाम रखा था। सम ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ विजयनगर केम फ्रॉम दिस टाइम और जस्ट आफ्टर। तो कृष्णदेवा राय के रूल और उनके जस्ट आफ्टर ही सबसे बढ़िया बढ़िया जो आप कह सकते हो डिस्क्रिप्शन हमें मिले हैं वो इसी समय से मिले हैं। अब कृष्णदेवा राय जी की डेथ हो जाती है 1529 के अंदर, एंड उनके जो सक्सेसर्स थे यानी कृष्णदेवा राय के जो आगे के राजा बने उनके बेटे और आगे, तो उनको बहुत ट्रबल मिला नायक से और मिलिट्री चीफ से। तो जो नायक्स होते थे, अमर नायक सिस्टम में आपको बताऊंगी, और जो मिलिट्री कमांडर होते थे, तो उनसे बहुत टफ टाइम मिला आगे वाले राजाओं को। 42 में सेंट्रल कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है अराविदु डायनेस्टी। सेंचुरी के एंड तक अराविदुज ने रूल करा था। अभी ये एंड कैसे होता है 17वीं सेंचुरी में, ये भी आप जानोगे। मिलिट्री एम्बिशन ऑफ द रूलर्स ऑफ विजयनगर एज वेल दोज ऑफ द डेक्कन सल्तनट्स रिजल्टेड इन शिफ्टिंग अलाइनमेंट्स। नाउ वी विल स्टडी विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल कैसे हुआ, विजयनगर एम्पायर हारा कैसे था, विजयनगर सिटी को खराब किसने करा था, तोड़फोड़ वहाँ जाके किसने मचाई, एंड कैसे हुआ हमारा पूरा विजयनगर सिटी, कैसे जो है विद इन फ्यू ईयर्स फिर ये एम्पायर ही ख़त्म हो गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब आ चुकी थी अराविदु डायनेस्टी। तो ये जो अराविदु डायनेस्टी थी इसके चीफ मिनिस्टर का नाम था रामा राय, ठीक है। ये 1565 की बात है। अब 1565 में क्या होता है, 3 सुल्तान्स मिलकर, कौन कौन से सुल्तान थे वो, बीजापुर के सुल्तान, अहमदनगर के सुल्तान और गोलकोंडा के सुल्तान, तीनों सुल्तान मिलकर जो है विजयनगर पे हमला करते हैं और इस हमले में, इस युद्ध में जो है विजयनगर हार जाता है।
और इस युद्ध का नाम क्या है, राक्षसी टंगरी। तो इसको क्या कहा जाता है, राक्षसी टंगरी, इसी बैटल को बोला जाता है। ऑल्सो तालीकोटा भी इसको कहा जाता है। फोटो देखो आप, ये कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं इस वाली बैटल की। वेरियस आर्मी ऑफ सुल्तान, जब विजयनगर की आर्मी को वो हरा देते हैं तो तीनों सुल्तानों की आर्मियां विजयनगर की सिटी में आती है और वहाँ तोड़फोड़ करती हैं और ख़राब कर देती हैं हमारी पूरी सिटी को। नाउ द फोकस ऑफ एम्पायर शिफ्टेड टू ईस्ट वेयर अराविदु डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम पेनकोंडा, लेटर फ्रॉम चंद्रीगढ़ी नियर तिरुपति। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब विजयनगर सिटी को तो इन्होंने ख़राब कर दिया, तो अराविदु डायनेस्टी अभी भी थी, यानी बिल्कुल ख़त्म हो गई अराविदु डायनेस्टी, नो। फिर ये पेनाकोंडा रीजन जो है ना, वहाँ देखो आप मैप के अंदर, और चंद्रीगढ़ी वाला रीजन, उस तरफ उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। बट जो वो प्रॉस्परस, वो जो बात थी विजयनगर की, हमारे शहर की, ये वो सब खत्म हो चुकी थी। अब जो है धीरे धीरे डाउनफॉल एम्पायर का हुआ और 17वीं सेंचुरी में तो एम्पायर बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये तीनों सुल्तानों ने आखिर में हमारे पे हमला एकदम से क्यों कर दिया? तो क्या सुल्तान और हमारे रायस का, हमारे राजाओं का बेकार रिलेशन ही रहता था? तो गाइस आपको बुक में बता रखा है कि ऐसा नहीं था। सुल्तानों ने विजयनगर को जो है एंड करा, हार गए थे हमारे विजयनगर के जो है राजा, तो उन्होंने अटैक करा विजयनगर सिटी के ऊपर, सब खराब कर दिया और धीरे धीरे एम्पायर डाउनफॉल हो गया। बट सुल्तान और रायस का जो रिलेशन था हमेशा हॉस्टाइल नहीं था, ऐसा नहीं था, हमेशा लड़ते रहते थे सुल्तान और राय। इनफैक्ट कृष्णा देवा राय ने तो सल्तनत के इस्टेब्लिश होने पे उनको मदद करी थी, कि उन्होंने कहा था ठीक है सल्तनत इस्टेब्लिश हो जाए। ही टुक प्राइड इन द टाइटल ऑफ इस्टेब्लिशर ऑफ यवना किंगडम। अब ये कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, हमारे तो नहीं, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इस्टेब्लिशर ऑफ यवना किंगडम का मतलब क्या हुआ? तो यवना वर्ड जो होता है वो हमारे इंडिया में, आप कह सकते हो हमारे अर्ली ट्रेडिशंस में यूज़ होता है आउटसाइडर के लिए। मैं बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ, फॉरेनर्स के लिए। अब ये जो सुल्तान्स थे, देवर फॉलोइंग विच जो है आप कह सकते हो रिलीजन, देवर बेसिकली इस्लामिक। ठीक है, अब हमारी कंट्री में उस समय पे कौन सा रिलीजन था? बेसिकली आप कह सकते हो हिंदू था। ठीक है, तो ये जितने भी जो है किंगडम इस्टेब्लिश अब हो रहे थे, सल्तनत इस्टेब्लिश हो रही थी, तो इनको यवना भी बोल दिया जाता था। यवना मतलब दे आर द फॉरेनर्स, बाहर से आए थे ना। सुल्तान्स कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे, तुर्क से आए थे। तो ये जो आके जो है इस्टेब्लिश कर रहे थे अलग अलग जो है हमारे अरेबिया से, और आप कहो तुर्क से, यहाँ से जितने भी हमारे वेस्ट से जितने भी सुल्तान्स आ रहे थे और किंगडम अपने इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो इनको यवना किंगडम बोल दिया जाता था। ठीक है, यवना बेसिकली मीन्स डिफरेंट पीपल, डिफरेंट फ्रॉम अस। ठीक है, तो जो हमारे राजा कृष्ण देवा राय थे उनको कहा जाता था इस्टेब्लिशर ऑफ यवना किंगडम, क्योंकि इन्होंने जब सुल्तानेट इस्टेब्लिश हुई तो बहुत ज़्यादा लड़ाई उनसे नहीं करी थी, उन्होंने इस्टेब्लिश होने दी थी। तो उनका मतलब नॉर्मल रिलेशन था, ठीक रिलेशन रहता था सुल्तान के साथ। कभी बुरा हुआ तो हाँ, उन्होंने सुल्तान को हराया भी बीजापुर के, बट ऐसा नहीं था। इनफैक्ट सुल्तान ऑफ बीजापुर जो थे, उन्होंने पता है क्या करा था? जब कृष्ण देवा राय जो थे उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके बच्चों में से या उनके आगे फैमिली में से किसके पास अब राजगद्दी जाएगी, उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो सुल्तान ऑफ बीजापुर आए थे मामला सेटल कराने के लिए। और ऐसा क्या हो गया भाई कि ये तीनों सुल्तानों ने मिलकर हमारे पे हमला कर दिया। तो बात ये रही थी कि रामा राय जो थे, जो मैंने आपको बताया ना चीफ मिनिस्टर थे अराविदो डायनेस्टी के, इन्होंने एक खेल चली, इन्होंने एक साजिश करी। इन्होंने क्या करा, तीनों जो ये सुल्तान थे, अहमदनगर के, गोलकोंडा के और जो है बीजापुर के, इनके कान भरने लग गए एक दूसरे के खिलाफ। वो सोच रहे होंगे कि ये आपस में लड़ जाएंगे तो हमारे को फ़ायदा होगा, बट एक्चुअली में क्या होता है कि सुल्तानों को पता चल जाता है ये ट्रिक कर रहे हैं, ये रामा राय जी जो है एक साजिश रच रहे हैं हमें आपस में तीनों को लड़वाने की, जिससे इनका फ़ायदा हो। तो ये तीनों मिलके हमारे पे हमला कर देते हैं एंड एट दी एंड हम हार जाते हैं विजयनगर के जो है रूलर्स, और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभी एक ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं, कर्नाटका समर जम्मू। ठीक है, वाइल हिस्टोरियंस यूज द टर्म विजयनगरा एम्पायर, कंटेम्प्रेरीज डिस्क्राइब एज कर्नाटका समर जयू। तो मैंने जैसे आपको बोला ही था कि ये वाला विजयनगर एरिया बेसिकली मान सकते हो हमारा कर्नाटका स्टेट वाला एरिया, तो कर्नाटका समर जयू भी कंटेम्प्रेरीज इसको ये बोलते हैं। अब ये देखो, ये रहा गोपुरम, गोपुरम और गेटवे आप कह सकते हो। तो बहुत सारे टेम्पल्स जो होते थे ना, सुंदर सुंदर हमारे जो वो होते थे मंदिर, उनमें ना बड़े बड़े जो है आप कह सकते हो गेटवेज ऐड करवाए थे हमारे राजा कृष्ण देवा राय ने। ठीक है, चलो, तो जैसे कि मैंने आपको ये गोपुरम दिखाया और मैंने
मैंने आपको बताया कि जो राजा लोग थे वो एग्जिस्टिंग टेम्पल्स के आगे गोपुरम बना रहे थे। तो वो एग्जिस्टिंग टेम्पल्स किसने बनवाए थे? तो गाइज ये जो एरिया है, ये कर्नाटका का एरिया, ये पूरा विजयनगर वाला जो हमारा एरिया है, यहाँ पे विजयनगर किंगडम तो कब इस्टेब्लिश हुआ? 1336 में हुआ था। उससे पहले 1336 तो बहुत पुरानी बात नहीं है, उससे पहले यहाँ पे कौन सी डायनेस्टीज थी? चोला रूलर्स, हौसला रूलर्स, चोला डायनेस्टी आता है ना, चोला चेरा पांड्यास पढ़ा था हमने चैप्टर 3 के अंदर। तो यहाँ पे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ थी, तो उन्होंने क्या बनवाए थे? बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे, और इन्हीं मंदिर के आगे इन्होंने गोपुरम्स बनवाए। अब ये राजा मंदिर क्यों बनवाते थे? एक अपने डिवोशनल के लिए, अपनी भक्ति शो करने के लिए, और दूसरा डिवाइन ओरिजिन दिखाने के लिए। जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो राजाज होते थे वो क्या करते थे? वो मंदिर बनवाते थे जिससे उनकी प्रजा खुश हो और प्रजा उनको भी जो है माने। वो कहते थे कि हम, भगवान ने हमें भेजा है तुम्हारे पे रूल करने के लिए, तो इसलिए वो भगवान जी के मंदिर बनवाते थे। वहाँ पे प्रजा जाती थी, पूछती थी, और वो अपने फिर राजा से बहुत खुश रहती थी कि हमारे राजा ने इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए हमारे लिए। तो इसीलिए बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ जो है इस एरिया में बने हुए थे हमारे साउथ इंडिया के, जैसे कि बृहदाशवरा टेम्पल एट थंजूवर एंड चेनाकाशेवा टेम्पल एट बेलूर एंड द रूलर्स ऑफ विजयनगरा, जो खुद को रायस कहते थे, उन्होंने भी फिर इसी वाले ट्रेडिशन को कंटिन्यू करा। इन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स जो है विजयनगर में बनवाए थे। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक से पहले देखो मैंने यहाँ पे टाइमलाइन लगा दी है। ये टाइमलाइन आपको लर्न करो ना करो ठीक है, बट CUET के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट अब हो चुकी है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखो 1200 से 1300 में इस्टेब्लिशमेंट हो गई दिल्ली सल्तनत की। 1300 से 1400 में विजयनगर एम्पायर बना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको बता रखी हैं, तो हमें यहाँ पे वही चीज़ लर्न करनी है जो हमारे काम की है। तो टाइमलाइन 2 आप थोड़ी बहुत लर्न कर लेना, जैसे कलन मैकेंजी विजयनगर कब गए थे, ठीक है, और हम्पी को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बताया था। कुछ कुछ आपको जो आएंगी CUET में या कॉम्पिटिटिव में, वो मेरा एक CUET वाला चैनल भी है, CUET बाय सिमरन सहानी, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर लो। मैं उसका लिंक लगा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मैं तुम्हें ये MCQs कवर करा दूँगी, ठीक है जी। ओके, अब आया टॉपिक 2.3, द रायस एंड द नायक्स। तो रायस कौन थे और नायक्स कौन थे, अब आप ये जानोगे। तो जो मिलिट्री चीफ होते थे विजयनगर के, जैसे मैंने आपको बताया कि पावर शेयर होती थी मिलिट्री कमांडर्स और रायस के बीच में, तो जो मिलिट्री चीफ होते थे, मिलिट्री के जनरल्स होते थे, वो फोर्ट को कंट्रोल करते थे और आर्म्ड सपोर्टर्स को, यानी कि आर्मी को वो कंट्रोल करते थे। तो उन पे फोर्ट को भी उन्हें कंट्रोल करना होता था और आर्मी को भी। अब ये जो चीफ्स होते थे, दे मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एंड वर अकम्पेनिड बाय विजेंट्स लुकिंग फॉर फर्टाइल लैंड ऑन विच टू सेटल। तो ये जो है ना, ये जो मिलिट्री के कमांडर्स होते थे, मिलिट्री के जनरल्स होते थे, जितने भी मिलिट्री के ऑफिसर्स होते थे बड़े बड़े, इनको ही नायक बोला जाता था। तो ये क्या करते थे, इनके पास अपनी पूरी आर्मी होती थी, पूरे के पूरे किले की रक्षा करना भी इनकी जिम्मेवारी थी, और इनके पास अपने भी बड़े बड़े महल होते थे, और इनके साथ में इनकी प्रजा अपनी होती थी जो इनके साथ चलती थी। और वो कौन होते थे? पीसेंट्स, यानी कि फार्मर्स जो होते थे वो मिलिट्री कमांडर्स के साथ कहते थे रहा करते थे, और इन्हें क्या कहा जाता था? नायक। और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे फर्टाइल लैंड ढूंढते हुए, यानी कि ये लोग क्या प्रैक्टिस करते थे? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अपने ज्योग्राफी के अंदर, अगर नहीं पता तो बताती हूँ। क्या होता था कि भैया एक लैंड ढूंढते थे, वहाँ पे आग लगाते थे, वहाँ की अगर जो है सारी चीज़ों को जला देते थे जो भी कुछ वहाँ पे, और वहाँ पे राख जो है होती थी उसको एज अ फर्टिलाइज़र जो है सॉइल में मिक्स कर देते थे, और फिर इस जगह पे खेती करते थे। कुछ समय बाद इसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी, तो एक नई जगह ढूंढी जाती है, वहाँ पे आग लगा दी जाती है, और ऐसे ही इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहा जाता है। तो उस ज़माने में भी यही टाइप का कल्टीवेशन प्रैक्टिस होता था। तो जो ये मिलिट्री चीफ होते थे, जैसे मैंने कहा कि ये एक मिलिट्री चीफ है, इसके पास अपनी आर्मी भी है, तो ये कितना पावरफुल है कि इसके पास अपनी सेना है, इसके पास अपना जो है फोर्ट का भी कंट्रोल है। अब इसके साथ में इसकी प्रजा होती थी अपनी, जिसको कहते थे हम पीजेंट्स, यानी कि इसके पास अपने फार्मर होते थे। तो ये अपने फार्मर के साथ, अपनी आर्मी के साथ इधर से उधर जाते रहते थे इन सर्च ऑफ डिफरेंट लैंड, जहाँ पे जाके इनका पीजेंट जो है क्या करेगा? खेती करेगा। इन्हीं चीफ्स को नायक्स कहा जाता है तेलुगु और कन्नड़ भाषा में। तो रायस कौन है? राजा। और नायक कौन है? मिलिट्री कमांडर। मैनी नायक सबमिटेड टू द अथॉरिटी ऑफ द किंग ऑफ विजयनगरा। अब ये इनका इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कैसी चलती थी? एक राजा होते थे, राजा की भी अपनी प्रजा है, राजा पे भी सेना है, और एक होते थे नायक,
जिनकी अपनी सेना होती थी, अपनी प्रजा होती थी, पीजेंट्स, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब बहुत सारे नायक क्या करते थे, वो राजा के अंडर में आ जाते थे। ये राजा जी हैं, ये एक नायक है, ये तीसरा नायक है, ये भी नायक है। तो ये सब ना राजा को कहते हैं हम आपकी शरण में ही हैं, हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं। तो ये वो फिर जो है नायक राजा के सबमिट कर देते थे अपनी अथॉरिटी। किसके राजा को? विजयनगरा के राजा को। बट कई बार कुछ नायक जो होते थे जिन पे बहुत पैसा आ जाए, जो बहुत अमीर हो जाए, तो वो फिर जो है ना लड़ जाते थे राजा से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेकंड डायनेस्टी थी, सलुआ डायनेस्टी, उसमें लिखा है ना कि वो मिलिट्री कमांडर थे वहाँ पे। तो मतलब कि वो इनमें से किसी नायक ने अटैक करा राजा पे और वो खुद फिर राय बन गए, इस तरीके से। तो ये जो सिस्टम चलता था, इसी को हम अमर नायक सिस्टम कहते थे, कि राजा भी हैं राय और नायक भी हैं और ये मिलकर सत्ता संभाल रहे हैं। इसी को अमर नायक सिस्टम बोला जाता है। अब जो है ये सिस्टम जो है, ये वाले सिस्टम को कहा जाता है कि ये सिमिलर है इक्ता सिस्टम के ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम चलता था, बट उस सिस्टम को कहा जाता है इक्ता सिस्टम। वर्ड्स डिफरेंट थे, तो ये अब आपको याद रखना है। अब आते हैं हम हु वर अमर नायक, क्या है अमर नायक सिस्टम इन डिटेल। ये एक क्वेश्चन इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन तो इस चैप्टर में आएगा ही आएगा, ठीक है जी। तो चलो चलते हैं। तो अमर नायक्स वर मिलिट्री कमांडर्स। अमर नायक कौन थे? मिलिट्री कमांडर। तो ये जो नायक्स हैं ना, इनको अमर नायक भी कहा जाता था। दे वर गिवन टेरिटरीज बाय राइज। तो ये अमर नायक को, जैसे ये विजयनगर के राजा है, तो मान लो राजा कृष्णदेवराय ही हैं, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये अलग अलग नायक्स को क्या दे देते थे, ये लैंड है, यहाँ पे अपने पीजेंट्स को ले जाके फार्मिंग करो, यहाँ पे जो है पीजेंट से फिर फार्मर से जो है टैक्स कलेक्ट करना, यहीं पे अपनी सेना के साथ रहना। ये एक और फार्मर के वाली वो नायक हो गए, ये एक और नायक हो गए। इस तरीके से वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट करते थे और अलग अलग नायक्स के साथ वहाँ पे उनको भेज दिया करते थे पीजेंट्स को। अब पीजेंट्स से जो टैक्स ये कलेक्ट करते थे नायक, अब पीजेंट्स फार्मिंग करे तो बदले में क्या देंगे, जो है रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू जो पीजेंट्स दिया करते थे, उस रेवेन्यू का क्या होता था। और इवन फैक्ट जो क्राफ्ट पर्सन और ट्रेड पर्सन, जो व्यापारी होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वो भी जो टैक्स पे किया करते थे, वो वाले टैक्स को जो है क्या होता था, सारा टैक्स जाता तो राजा के पास ही था। बट उस टैक्स में से कुछ हिस्सा जो होता था वो जो है नायक्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लेते थे। तो ये सब नायक्स ने जो टैक्स कलेक्ट करा, पूरा का पूरा तो टैक्स डब्बे में भर के इनके पास आ जाता है, बट उसमें से पूरा नहीं आता है। कुछ हिस्सा सभी नायक अपने पास रखते थे। और किस यूज़ के लिए रखते थे? अपने पर्सनल यूज़ के लिए। वही अपने घर का खर्चा, अपने महल का खर्चा, अपनी सैलरीज देना सेना को, ठीक है, वो सब, ठीक है। मेंटेन द कॉन्टिजेंट हॉर्सेस सप्लाई एंड, हमारे एलिफेंट की सप्लाई के लिए, क्योंकि ये अमर नायक से तो अगर वो हुआ, अगर युद्ध हुआ तो सारे अमर नायक अपनी अपनी आर्मी लेके पहुंचेंगे ना युद्ध के लिए। तो युद्ध में क्या चाहिए थे ना, एलिफेंट और हॉर्स। तो एलिफेंट और हॉर्स को खाना भी खिलाओगे, उनकी तबीयत का भी ध्यान रखोगे, खरीदोगे भी, उन्हें पालोगे भी, उसके लिए कुछ पैसे रखते थे। और यही सारे जो अमर नायक्स थे, यही जो है इन्हीं की वजह से, इन नायक्स की वजह से ही आप कह सकते हो कि विजयनगर किंगडम इतना बड़ा इस्टेब्लिश हुआ था, कि ये इतने पावरफुल थे और कृष्णा रिवर से लेकर सदर्न पेनिनसुला तक इन्होंने कब्जा अपना जमा लिया था। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स एंड इरीगेशन वर्क। अब बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स थे जिन्हें नायक्स भी बनवाते थे, यानी कि मिलिट्री कमांडर बनवाते थे। और जब खेती हो रही है यहाँ पे इनके अपने अपने खेतों के ऊपर, जो ये अपने पेजेंट से करवा रहे हैं, तो उनको भी ये पैसे दे देते, इरीगेशन करो, ये अच्छे मेन्योर बनाओ, ये वो, इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा अमर नायक सिस्टम। अब कई अमर नायक्स का रिलेशनशिप कैसा होता था किंग के साथ में, और कई का कैसा होता था, आप ये जानो। सबसे पहले तो अमर नायक देखो सबऑर्डिनेट ही थे किंग के। राय ऊपर थे, यानी कि किंग ऊपर होते थे और अमर नायक जो है उनसे नीचे आते थे, ठीक है। नीचे मतलब ये है कि भाई इन पे कम पावर है और राय पे ज़्यादा पावर होती थी। जो ज़्यादा पावरफुल खुद को समझता था तो वो इन पे अटैक कर ही देता था। तो अमर नायक सेंड ट्रिब्यूट टू किंग एनुअली। साल में हर साल जो है वो किंग को ट्रिब्यूट, यानी कि अपनी तरफ से सम्मान भेजा करते थे। पर्सनली रॉयल कोर्ट में जाते थे और जो है राजा को गिफ्ट्स दिया करते थे। एंड इवन किंग कई बार क्या करते थे, जब उन्हें लगता था यार ये नायक कुछ गड़बड़ कर सकते हैं मेरे साथ में, तो वो उन नायक का ट्रांसफ़र करा देते थे। अच्छा तुम इस लैंड पे काम कर रहे हो ना अपने पीजेंट के साथ, यहाँ से हटो कहीं और जाओ, जिससे कि अगर वो वहाँ कुछ साजिश कर रहे हो तो वो ना कर पाए।
However, during the course of 17th century, many of these नायक्स established independent kingdom। और यही रीज़न था जिसकी वजह से विजयनगर किंगडम एंड हो जाता है कि ये जो नायक्स थे, क्योंकि अरे राजा तो विजयनगर कैपिटल में बैठा है ना, तो बाकी एरियाज पे तो नायक्स रूल कर रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अलग अलग नायक्स ने अपना अपना छोटे छोटे अपने राज्य बना लिए और धीरे धीरे विजयनगर एम्पायर फॉल हो गया। दिस हेस्टेंड द कोलैप्स ऑफ सेंट्रल इंपीरियल स्ट्रक्चर। और इससे जो है ये इंपीरियल स्ट्रक्चर जो बन रखा था, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तरीके से आप मान लो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया राजा, ये स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट ने कह दिया भैया मैं अपना शहर बना रहा हूँ, मैं अपनी कंट्री बना रहा हूँ, मैं अपनी अलग कंट्री बना रहा हूँ। ऐसा ही हो गया कि हर एक कमांडेंट ने अपने अपने किंगडम बनाने शुरू कर दिया एंड इट लेड टू द फॉल ऑफ विजयनगरा। ओके जी, अब आपको पूरा का पूरा विजयनगरा का ना वो सब पता चल चुका है कि विजयनगर का सत्ता कैसे चलती थी, विजयनगर में कौन कौन से राजा थे। अब हम विजयनगर सिटी के बारे में जानेंगे, जो मैंने तुम्हें इतनी तारीफ़ें करी विजयनगर की, जो बड़े बड़े सुंदर सुंदर टेम्पल्स दिखाए। मैंने आपको वो एक चीज़ नहीं बताई, जैसे हम हड़प्पा का आर्कोलॉजी पढ़ी थी ना कि वहाँ शहर ऐसे थे, सिटाडेल, लोअर टाउन, और वहाँ पे ऐसी पत्थर वाली रोड्स थी, ये वो ऐसा ही कुछ सुंदर, वो तो चलो बहुत पुराने ज़माने की बात थी। यहाँ विजयनगर में भी बहुत ही अमेजिंग तरीके की टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर टेक्निक्स यूज़ करी गई थी, सो दैट वी विल स्टडी हेयर। तो विजयनगर में बहुत ही अलग सा बिल्डिंग स्टाइल था। तो आप यहाँ पे ये वाली फ़ोटो से देखो, तो ये विजयनगरा का या आप कह सकते हो हम्पी का एक फ्लोर मैप है, ये देख सकते हो आप। तो विजयनगरा में देखो ये एक सेक्रेड सेंटर है, यहाँ पे मंदिर थे, ये रॉयल सेंटर है, यहाँ पे महल थे, ये अर्बन कोर है यानी कि शहरी पॉपुलेशन रहती थी। एंड ये जो हम्पी लिखा है ये आई थिंक सो पंपा देवी की श्राइन हो सकती है। तो बेसिकली हम्पी पूरा ये विजयनगरा को लिखा है। देखो यहाँ जा रही है ये तुंगभद्रा रिवर, तो ये पूरा का पूरा एक मैप है हमारे विजयनगरा का। तो अब आगे आपको अब पूरा का पूरा हम हमारे विजयनगर के सारे जो है सिटी के बारे में, वहाँ पे पानी कैसे आता था, ये सब पढ़ोगे। तो अगर मैं आपको बताऊं तो विजयनगरा का सबसे बढ़िया बात ये थी कि विजयनगरा में पानी की कमी नहीं थी, क्योंकि तुंगभद्रा रिवर जो थी वो इनके यहाँ पे आ रही थी और वो नेचुरल बेसिन बना रही थी वाटर का। जैसे कि आप इस रिसेंट फोटो में देख सकते हो कि ये विजयनगरा है, तो यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर बहती हुई आ रही है। तो ये यहाँ से इन्होंने चैनल्स, ये देख लो, ये जो आपको ये दिख रहा है पाइप लगे हुए थे, ये टैंक लगा हुआ है, रेजरवायर बना हुआ है, पाइप लगे हुए थे और हर जगहों तक पानी पहुँच जाता था पाइप से। तो ये रिवर यहाँ पास में थी, तो इन्होंने पूरा का पूरा वाटर सिस्टम बना रखा था अपना। तो तुंगभद्रा रिवर की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला विजयनगरा को, जैसे कि सिंधु रिवर के बराबर में हड़प्पन सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश हो गई थी ना, सेम लाइक दैट ओनली। अब विजयनगरा का एक और बढ़िया चीज़ क्या थी कि विजयनगरा इज सराउंडेड बाय ग्रेनाइट हिल्स। ये जो एरिया ये बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनाइट हिल्स से सराउंडेड है। अभी तो कुछ मुझे इतनी रेलिवेंट फोटो देखी नहीं, बट जो देखिए आप वो देखो कि ये हिल्स से सराउंडेड है। अब इन हिल्स से क्या होता है, छोटी छोटी ये जो नदी थी हमारी वो छोटे छोटे चैनल्स में बह गई थी। तो कृष्णा रिवर आई और क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ये चट्टानें हैं तो इन अलग अलग हिल्स से, चट्टानों में से इनकी बहुत सारी नदियों की नहर निकल के जा रही थी। तो वो अपने आप ही एक कैनाल प्रोवाइड कर रही थी कि वो दूर नदी है तो अपने आप उसकी एक नहर बहती हुई आ जाती थी। और उससे क्या हो रहा था कि भाई विजयनगरा में पानी का सप्लाई बहुत अच्छा हो रहा था। और फिर इन्हीं नहरों के आगे एम्बैंकमेंट्स मतलब गड्ढे खुदाई करके लंबे लंबे बना दिए गए थे, जहाँ से पानी को रिजर्वायर के थ्रू जो है पहुँचा दिया जाता था पेनिनसुला तक, सदर्न पेनिनसुला तक, बिल्कुल जो मोस्ट एरिड जोन कहा जाता है। तो जो एरिड जोन थे यानी कि जहाँ पे पानी नहीं था, तो ये कृष्णा रिवर का पानी और जो तुंगभद्रा रिवर का पानी जो इनके पास आता था, तो ये क्या करते थे उसको, फिर उसको ये कैनाल सिस्टम क्या हुआ कि भाई वो खोद दिए चैनल्स और वहाँ तक पानी पहुँचा दिया गया। जैसे आप ये फोटो देखो तो ये जो ये लकड़ी से आपको ये पाइप है जिसमें से पानी जाता था, तो ये वो एरिया जहाँ पे पानी नहीं था वहाँ तक इन्होंने कनाल बना दिए। तो देखो कनाल क्या होता है कि ये रिवर बह रही है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसका एक चैनल बना दिया कि भाई ये वाला जो खेत है वो इस कैनाल से फिर पानी ले पाए। तो इस तरीके से कैनाल्स बना दिए गए थे जो है एरिड रीजन तक में जहाँ पे ऑलरेडी पानी नहीं था। एलैबोरेट अरेंजमेंट्स हैड टू बी मेड टू स्टोर रेन वाटर एंड कंडक्टेड टू द सिटी। इवन रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए बड़े बड़े रिजर्वायर बना रखे थे
टंका भी बना रखे थे, यानी कि टैंक्स भी बना रखे थे, उसमें रेन वाटर कलेक्ट होता था और फिर वो जो मैंने आपको फोटो भी दिखाती हूँ यहाँ पे कि वो लकड़ी के पाइप्स होते थे, मतलब पूरा वुडन स्ट्रक्चर भी होता था, पूरा पाइपलाइंस के थ्रू वो पहुँच जाया करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सच टैंक अगर हम बोले तो 15th सेंचुरी का कौन सा था, कमलापुरम टैंक, जिसको आज भी कमलापुरम टैंक ही बोला जाता है। और ये वो टैंक था जिसके अंदर से जो है पानी मिलता था रॉयल सेंटर को, यानी कि राजा का पानी इसी कमलापुर टैंक से जाता था और उसके आसपास की फील्ड का पानी भी जो है वहीं कमलापुरम टैंक से जाता था। ठीक है जी। अब एक और केनाल के बारे में आपको बताया गया है, वो है हमारा हीरिया केनाल। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क्स टू बी सीन इन द रुइंस इज द हीरिया केनाल। तो सबसे बड़ा जो जब खुदाई हुई तो भाई हम ना कहते हैं कि हमारे केनाल सिस्टम आया जब ब्रिटिशर्स थे ये वो, तब केनाल आया। और जब हमने खुदाई करके देखा तो पता चला भैया हमारे केनाल सिस्टम कब से हम लोग यूज़ करते थे, तो हिरिया केनाल मिला। अब ये जो हिरिया केनाल था ये तुंगभद्रा रिवर के पास में एक डैम था, वहाँ से पानी ले जाया करता था और सीक्रेट सेंटर को और जो अर्बन कोर था और जो विलेज था जहाँ पे मतलब वो थे फार्म वगैरह थे, वहाँ तक पानी पहुँचाता था। तो ये आप देख सकते हो, ये फ़ोटो को मैं यहाँ लगाती हूँ जूम करके, तो ये तुंगभद्रा रिवर जा रही है, तुंगभद्रा रिवर से इन्होंने जो है केनाल बना रखा था और यहाँ पे जो है इसी केनाल को हीरिया केनाल कहा जाता था और ये हर जगह तक पानी पहुँचाता था, चाहे वो हो क्या कहते हैं हमारा सीक्रेट सेंटर हो, रॉयल सेंटर हो या अर्बन कोर हो। दिस वॉज अपेरेंटली बिल्ड बाय द किंग्स ऑफ संगमा डायनेस्टी। तो एग्जाम में 1 मार्कर आएगा कि हीरिया केनाल कौन से डायनेस्टी के किंग ने बनाया था, तो संगमा डायनेस्टी के किंग ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा 3.2 फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स। अब ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आएगा लॉन्ग आंसर, लिख कर दे सकती हूँ मैं आपको कि एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर यहाँ से आने वाला है। ये वो सिस्टम है हमारे विजयनगरा का जो इसकी नाक है, नाक मतलब इसकी सबसे बड़ा प्राइड है, वो है फोर्टिफिकेशन। अब आपने कभी वो देखा है कि जो है किले की ना ऊंची ऊंची दीवारें होती है, जस्ट लाइक यू कैन सी इन दिस फोटो। ये क्यों बनाई जाती है कि अगर सामने से दुश्मन हमला करने आएगा तो ये बड़ी बड़ी दीवारें हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। तो हर एक जो किंगडम होता है वो अपनी दीवारें बना के रखता है और प्रजा के साथ राजा वहाँ दीवारों के पीछे रह रहे होते हैं। कुछ लोग बाहर भी रहते हैं बट महल के आगे और बहुत इंपॉर्टेंट जगहों के आगे ऐसे किलाबंद हो रखा होता है। अब अगर हम बात करें हमारे विजयनगर की फोर्टिफिकेशन की, तो वो सिंगल फोर्टिफिकेशन नहीं हो रखी थी, 7 लाइनों का फोर्टिफिकेशन हो रखा था। यानी कि आप ये मानो कि 7 फोर्टिफिकेशन चैनल्स थे, जैसे एक चक्रव्यूह होता है ना, बिल्कुल उस टाइप से 1 2 3 4 5 6 बहुत अलग अलग से, मतलब ये तो मैं आप बना ही नहीं सकती हूँ ना, हमारे पे इतनी फोटोज है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन चैनल्स थे। तो ये जो मैं दीवारें आपको दिखा रही हूँ ये 7 दीवारें थी ऐसी, और इनके बीच का जो एरिया होता था इन दीवारों के बीच का, वहाँ पे किसी एरिया के अंदर एग्रीकल्चर हो रहा था, किसी एरिया के अंदर लोगों के शहर बने हुए थे, किसी एरियाज में टेम्पल्स थे, एक एरिया में राजा खुद रहा करते थे। इस तरीके से जो है कहीं पे सेना हो गई कुछ है, ये ऐसे 7 फोर्टिफिकेशन चैनल्स बने हुए थे। चैनल नहीं कहेंगे इन्हें, दीवारें बनी हुई थी और इनके बीच में पूरा का पूरा विजयनगरा जो हमारा शहर था, हमारा जो क्या वो है, वो इसके बीच में सराउंडेड था। अब ऐसा क्यों था, क्यों बनवाई गई ये सब, तो भाई वो प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था पूरे के पूरे राज्य को। अब वो हमें कैसे पता चला ये 7 लाइन चैनल के बारे में, तो वही अब्दुल रज़ाक जो आए थे, एक अम्बेसडर थे पर्शिया से, यहाँ आए थे हमारे साउथ इंडिया में, तो इन्होंने इस फोर्टिफिकेशन को देखा था और इन्होंने इसके बारे में अपनी बुक के अंदर लिखा था। यही आपने थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर चैप्टर में पढ़ा था। अब ये जो फोर्टिफिकेशन मैंने आपको बताई है ये विजयनगर शहर के अंदर थी, यानी कि हम्पी जो सिटी है ना, मैप पे देख लोगे आप कि कहाँ पे है वो, वहाँ पे थी। अब यहाँ पे क्या है, देखो किलाबंद तो हर कोई कराता है। जैसे हमने पद्मावत मूवी देखी थी, इफ़ यू रिमेंबर, कि उसमें से कितने कितने बच्चों ने देखी है पद्मावत मूवी, नहीं देखी तो ज़रूर देखना, बहुत अच्छी है। तो वहाँ उस मूवी के अंदर जो है आप देखते हो कि जब खिलजी आता है अटैक करने के लिए किंगडम के ऊपर, तो क्या होता है कि वहाँ पे वो दीवारें थी। अब वो दीवार किसकी थी, वो तो हिल की थी, पहाड़ी की दीवार थी, और वो एक क्या उनको प्रोवाइड कर रही थी हमारे राज्य को, वो क्या प्रोवाइड कर रही थी, वो उसको सिक्योर कर रही थी कि वो उस दीवार को फान के बहुत समय तक नहीं जा पाता है खिलजी, वो बैठा ही रहता है बाहर 2 साल तक, 1-1.5 साल तक बैठा रहता है, इंतज़ार करता रहता है। अब वो क्या इंतज़ार करता है वहाँ बाहर बैठ के कि जब अंदर भंडार गृह का खाना ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा कि मैं अटैक कर दूंगा।
तो यही हो चुका था इस समय के अंदर। ये बाहर से सुल्तान आ रहे थे और जब कोई दूसरा राजा एक राजा पे जो है अटैक करता था तो वो क्या करता था, वो देखता था कि बड़ी बड़ी दुर्ग की दीवारें तुम्हें फांद कर नहीं जा सकते हैं, हम इसको जो है महल को ऐसे तो अटैक नहीं कर सकते। तो क्या वो वेट करते थे कि भैया इनके भंडार गृह का खाना जैसे ही ख़त्म होगा तो इन्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा, पीछे छुप के नहीं रह सकते हैं। तो जैसे ही भंडार गृह का खाना खत्म होगा तो हम इन पे अटैक कर देंगे या कुछ समझौते की बात आएगी सामने से। अब हमारे विजयनगर के राजा बहुत ही नेक्स्ट लेवल के समझदार थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, ये लोग तो हमला करने आएंगे, सुल्तान है या कोई भी है, तो इन्होंने अपने दुर्ग की दीवार 7 में बना दी, यानी कि 7 वॉल्स बना दी और एक वॉल के अंदर इन्होंने खेत लगा दिए कि ऐसा तो फिर हो ही नहीं सकता, बाहर दुश्मन बैठा है तो बैठा रहे, हमारा तो एग्रीकल्चर अंदर प्रैक्टिस हो रहा है। तो ऐसा इन्होंने अपना सिस्टम बनाया कि एग्रीकल्चर, हिंटरलैंड और जितने भी जानवरों को ये रेयर कर रहे थे, जो भी कुछ ये कर रहे थे, वो इन्होंने अपनी उसके आगे भी इन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें बना दी, जिससे इनको बहुत समय तक कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं पाया। 3 राजा जब मिले तब जाके इनको हरा पाए थे, ठीक है, तील सुल्तान जब मिले थे। तो दीज एनसर्कल्ड नॉट ओनली द सिटी, सिर्फ शहर ही जो है दीवारों के अंदर नहीं था, एग्रीकल्चर, हिंटरलैंड, फॉरेस्ट, इवन फॉरेस्ट, जंगल भी था जिसमें हाथी हो गए, सारे जानवर हो गए, ठीक है। आउटर मोस्ट वॉल लिंक टू द हिल सराउंडिंग द सिटी, और जो सबसे बाहरी दीवार थी वो किससे जुड़ी हुई थी, वो ग्रेनाइट हिल्स से जुड़ी हुई थी जो सिटी को लिंक करती थी, ठीक है। नो मोटर और सीमेंट एजेंट वॉज एम्प्लॉयड एनीवेयर इन द कंस्ट्रक्शन। अब जब ये 7 दीवारें बनी बड़ी बड़ी, तो ये जो मैं फोटोज़ लगा रही हूँ वो स्पेशली विजयनगरा के एम्पायर की नहीं है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे ऐसे दुर्ग की दीवारें बनाई जाती हैं, ठीक है। अब ये कुछ फोटोज़ देखो आप यहाँ पे कि यहाँ पे ना विजयनगरा में जो ये दीवारें बनी, तो इसमें अगर तुम्हें दीवार को चिपकाने के लिए आजकल ईंटों में क्या लगता है, सीमेंट लगता है, उस समय पे मॉर्टर, गारा लगता था। अब वहाँ पे इन्होंने कोई भी गारा यूज़ नहीं करा एक ईंट को दूसरे ईंट को चिपकाने के लिए। इतने बड़े बड़े ईंटें होते थे, इतने बड़े बड़े पत्थर होते थे। क्यों इन्होंने जो है मोटर का यूज़ नहीं करा, गारे का यूज़ नहीं करा, क्योंकि इनके पास जो पत्थर थे प्रेजेंट जो थे इनके एनवायरनमेंट के अंदर, वो स्टोन ब्लॉक्स थे वेज शेप के। तो लड़कियां तो समझ ही गई होगी, हमारी एक ना वेज शेप की हील्स होती हैं, वो काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं पहनने में भी। तो वेज शेप समथिंग लाइक दिस होती है वो, ठीक है, एक तरफ से पॉइंटेड होती है, एक तरफ से थोड़ी पॉइंटेड नहीं होगी, हल्का सा बेस है। तो वेज शेप के पत्थर थे, तो ये वेज शेप के पत्थर पजल की तरह आपस में जुड़ गए, और ऐसे जुड़ गए कि भैया जैसे पजल चिपक जाता है ना, ऐसे चिपक गए कि भैया सीमेंट से भी ज़्यादा वो ये दीवार टूटेगी नहीं भैया वाला वो पक्की हो चुकी थी, टूटेगी नहीं, अल्ट्राटेक सीमेंट से बनी है, वही सब मतलब अंबुजा सीमेंट से बनी है, वैसा ही हो चुका था उसका बिल्कुल सेम टू सेम, कि वो दीवार नहीं टूट सकती थी, इवन तो सीमेंट तो लगाया ही नहीं था उसके अंदर, क्योंकि वो ब्लॉक्स ऐसे थे पत्थर के कि वो पजल की तरह जुड़ चुके थे। तो द स्टोन ब्लॉक्स वर वेज शेप विच हेल्ड देम इन प्लेस एंड द इनर पोर्शन ऑफ द वॉल वॉज अर्थ पैक्ड विद रबल। अब इन्होंने एक चीज़ डाली थी उन दीवारों के पजल के बीच में, एक चीज़ लगाई थी रबल। रबल क्या होता है, मलबा, छोटे छोटे पत्थरों को कूट के उसका मलबल, जो छोटी छोटी जो जगह बची हुई थी, जैसे पजल में भी हल्की सी जगह जो बचती है वहाँ उन्होंने पत्थरों का मलबा भर दिया था, उससे और पैक हो गया ये। तो ऐसे जो है दीवारें इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि कोई दुश्मन कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था। बहुत सारे जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल बैशंस भी बनाए गए थे दैट वर प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड, जिससे वो हमला करते। अब बैशंस क्या होते हैं, तो ये फोटो आप देख सकते हो, ये विजयनगरा की फोटो नहीं है, फोटो कहीं और की है, बट ये देखो, ये ऐसे बाहर का एक प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर बना रखा होता है, बाहर का स्ट्रक्चर बना रखा होता है, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं सोल्जर्स और जो है सेनापति, और यहाँ से वो तीर कमान से वो चलाते हैं, और वो जो नीचे वहाँ बैठा दुश्मनों से मारते रहते हैं। तो ये भी बनाए गए थे फोर्टिफिकेशन में। अब इन दीवारों के अंदर देखो, ये होती है ना जो दीवारें, इनके बीच में ही एग्रीकल्चर भी हो रहा था। अब अब्दुल रज़ाक बताते हैं कि फर्स्ट वॉल के बीच में क्या हो रहा था, सेकंड के बीच में क्या था, थर्ड के बीच में क्या था, और फोर्थ के बीच में क्या था। तो जो फर्स्ट वॉल था उसके और सेकंड और थर्ड के बीच में क्या थे, कल्टीवेटेड फील्ड थी, यानी कि फार्म्स थे, गार्डन, सुंदर सुंदर बड़े 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 गार्डन्स बने हुए हैं, और लोगों के घर थे। 1 मार्कर याद रखना है। अब पेस एक और ऑब्जर्वर थे, उन्होंने बताया कि फ्रॉम द फर्स्ट सर्किट अंटिल यू एंटर टू अ सिटी देयर इज अ ग्रेट डिस्टेंस। कह रहे हैं फर्स्ट सर्किट से, यानी कि पहले वाले किले से, किलाबंदी से अगर आपको शहर तक जाना है तो बहुत बड़ा डिस्टेंस था। इन विच देयर वर मेनी फील्ड्स, उसके बीच रास्ते में भी बहुत सारे खेत आते थे, जिन खेत में चावल उगाए गए थे, गार्डन्स थे, पानी भी था, और वो पानी कहाँ से आता था, लेक्स से आता था, ठीक है।
द ट्रैक्ट वॉज सर्विसेज बाय एन इलेबोरेट कैनाल सिस्टम ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम तुंगभद्रा रिवर। अब तुम कहोगे कि यहाँ पे लेक कहाँ से आ गई, तो लेक बनाई थी इन्होंने और उन लेक्स में पानी ये कहाँ से भेजते थे, तुंगभद्रा रिवर से भेजते थे। तो काफ़ी अच्छी इनकी जो है क्या थी, इनके पास अपनी यू कैन से दैट इरीगेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने वाटर रिसोर्सेज बहुत बढ़िया कर रखी थी। अब नाउ ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2 मार्कर में 3 मार्कर में। व्हाई डू यू थिंक एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स वर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द फोर्टिफाइड एरिया। तो किलाबंद क्यों कर रखा था जो है एग्रीकल्चर को भी, तो मैंने आपको बता दिया मेडिवल सीज मतलब क्या हुआ, हमला करने जब आते थे मेडिवल टाइम में लोग, तो वो उनका मिशन होता था कि अंदर बैठे हुए जो लोग हैं जिन पे हमें हमला करना है उन्हें भूखा मार दो। जब उनका भंडार गृह खत्म हो जाएगा तो वो बाहर आएंगे, कुछ समझौता करेंगे या घुटने टेक देंगे हमारे आगे। तो इसीलिए वो महीनों तक सालों तक बाहर बैठे रहते थे। नॉर्मली रूलर्स ट्राई टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच सिचुएशन बाय बिल्डिंग लार्ज ग्रीनरीज विद इन द फोर्टिफाइड एरिया। तो ज़्यादातर रूलर्स क्या करते थे, वो अपने क्या करते थे, बड़े बड़े भंडार गृह बनाते थे और वहाँ पर अनाज भर के रखते थे। बट अगर वो 4 साल तक बैठ गया तो अनाज तो खत्म हो ही जाएगा। तो इसलिए विजयनगर के रूलर्स ने एक और एक्सपेंसिव और एक और इलेबोरेट स्ट्रैटेजी अपनाई, एग्रीकल्चर बेल्ट को ही किलाबंद कर दिया इन्होंने। तो उसमें खर्चा तो बहुत हुआ होगा कि आप खेतों के आगे इतनी बड़ी बड़ी दीवारें लगा रहे हो, बट उससे इन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। ये रेड कलर से लिखा है तो सॉरी, तो भी देख नहीं रहा होगा, मैं तुम्हें रीड करके बता देती हूँ। अ सेकेंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन वेंट राउंड द इनर कोर ऑफ द अर्बन कॉम्प्लेक्स। तो सेकंड वाली जो वो था हमारी फोर्टिफिकेशन थी, वो अर्बन कोर, जो जहाँ पे शहरी लोग रहते थे, बड़े अमीर थे ये लोग भी, वहाँ पे थी। और जो थर्ड लाइन थी वो रॉयल सेंटर को जाती थी, विद इन विच ईच सेट ऑफ मेजर बिल्डिंग वो सराउंडेड बाई इट्स ओन हाई वॉल। और इनफैक्ट यानी कि ये मानो तुम कि कोई रॉयल सेंटर है, उसके आगे भी एक बड़ी दीवार थी और कोई भी जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी उनके आसपास में भी बहुत बड़ी बड़ी दीवार थी। अ गेटवे इन द फोर्टिफिकेशन वॉल। और गेटवे देखो तुम, ये इनकी फोर्टिफिकेशन वॉल का जैसे एक चक्रव्यूह टाइप होता है ना, वो इन्होंने बना रखा था और ये इनका फोर्टिफाइड वॉल का एक गेटवे है जो हमें मिला है। अब इसका तुम आर्किटेक्चर देखोगे तो यू विल सी कि कुछ मुगल टाइप लग रहा है, थोड़ा सा टर्किश सा लग रहा है कि डोम ये बना हुआ है। तो यस, वो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये लोग थोड़ा सा इन्फ्लुएंस थे टर्किश सुल्तानों के आर्किटेक्चर से और ये उसको थोड़ा कॉपी करते थे। आर्ट हिस्टोरियंस रेफर्स टू दिस स्टाइल एज इंडो इस्लामिक। तो इसमें थोड़ा इंडियन टच भी है और इस्लामिक टच भी है, तो इसको इंडो इस्लामिक कहा जाता है, एज इट ग्रू कॉन्टिन्यूअली थ्रू इंटरेक्शन विद लोकल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट रीजन। ठीक है जी। आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो स्टडीड द रोड विद इन द सिटीज एंड दोज लीडिंग आउट फ्रॉम इट। फिर सड़कों का भी बहुत ज़्यादा पढ़ा गया था कि सड़कें कैसी थी। तो सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़कें जो थी वो गेटवेज बने हुए थे सड़कों पे भी, एज वेल एज पेमेंट्स भी हमें मिले। रोड जनरली बाउंड अराउंड थ्रू द वैलीज अवॉइडिंग रॉकी टेरेन। वो ग्रेनाइट हिल से सराउंडेड है, तो यहाँ पे पथरीला इलाका भी बहुत था। तो रैदर देन कि सड़कों को पथरीले इलाकों से लेकर जाया जाए वैलीज, क्योंकि रिवर बह रही थी तो रिवर की जो वैली होती थी वहाँ से सड़कों को ले जाया गया था। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड्स एक्सटेंड फ्रॉम टेम्पल गेटवेज एंड वर लाइन्ड बाय बाजार्स। अब देखो जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर के पास वाली जो रोड होती है ना, वहाँ पे बाजार टाइप लगा होता है, कुछ ठेले हैं वहाँ पे, कुछ बिक रहा है, सुंदर सुंदर माला बिक रही है, फूल बिक रहे हैं, कपड़े भी बिक रहे हैं बच्चों के, इस तरीके से ना, मतलब बाजार टाइप होता है मंदिर के पास में। वैसा ही यहाँ पे था कि जो मंदिर की तरफ सड़क जा रही थी वहाँ पे बाजार लगा होता था। ये क्या है, ये भी एक फ़ोटो ही विजयनगरा के स्ट्रक्चर की है, जैसे कि आप देख सकते हो। चलो आता है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द अर्बन कोर। तो अर्बन कोर जो था ना, अर्बन कोर के जो लोग थे उनके बारे में आप जानोगे, ये जो अमीर रईस रहते थे यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे तो हमें नॉर्मल लोगों का एविडेंस मिल ही नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि अगर कोई फॉरेन ट्रैवलर है, राजा के पास रह रहा है, लिख दिया उसके बारे में। अर्बन पीपल यानी नॉर्मल लोग तो फॉरेन ट्रैवलर से बात ही नहीं करते थे, हमने पढ़ा था ट्रैवलर्स वाले चैप्टर के अंदर। तो देसी लोगों के बारे में, नॉर्मल लोगों के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल होता है हिस्ट्री में, क्योंकि उनके बारे में कौन पोम लिख रहा है, उनके बारे में कौन बड़ी बड़ी प्रशस्तियाँ लिख रहा है, राजाओं के बारे में ही लिखते थे। बट स्टिल उनके घर के टूटे फूटे सामान से हम पता लगा सकते हैं, उनके घरों से पता लगा सकते हैं कि वो कैसा जीवन जीते थे। तो हमें अगर इनके यहाँ की बात करें, जो छोटे छोटे टुकड़े मिले फाइन चाइनीज़ पोर्सलिन्स के, चीनी मिट्टी होती है ना, उसके जो बर्तन होते हैं, जो आज के समय पे भी अगर तुम रियल चीनी मिट्टी चेक करोगे अगर, तो वो मतलब एक लाखों लाखों रुपए के, हज़ारों हज़ारों रुपए के सेट मिलते हैं उनके, फाइन चाइनीज़ जो वो डिनर सेट होता है वगैरह के। तो वो उस ज़माने में ये लोग, भाई ये कहाँ है, विजयनगरा साउथ इंडिया में, और ये चाइना से इंपोर्ट कराते थे ये बड़ी बड़ी महंगी महंगी बर्तन चाइनीज़ पोर्सलिन से बने हुए, ठीक है।
तो ये काफ़ी रिच पॉपुलेशन रहती थी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। अब ये मैं समझ लेना कि अमीर लोग ही रहते थे सिर्फ, तो जो अर्बन कोर था, जो इनका शहर था, वहाँ के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अमीर लोग रहते थे। दिस वॉज ऑल्सो द मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर, यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी बने हुए थे इस एरिया के अंदर, टॉम्ब और मॉस्क भी बने हुए थे। एंड येट देयर आर्किटेक्चर रिजेंबल टू दैट ऑफ मंडपास फाउंड इन द टेम्पल ऑफ हम्पी। अब यहाँ पे जो मॉस्क बने हुए थे और टूम्स बने हुए थे, उनका आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं जो हमारे हम्पी के, हमारे विजयनगरा के जो टेम्पल्स थे ना, उनके मंडपास से मिलता जुलता था। यानी कि हमारे मंदिर के टेम्पल्स के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर जैसे इनके यहाँ मॉस्क और वो बने हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फोटो है पार्ट ऑफ एग्जैक्टिवेटेड पेवमेंट, इनकी सड़क पे जो पेवमेंट बने हुए थे उसके। तो नाउ लेट्स डिस्क्राइब द हाउसेस। अब एक ट्रैवलर बारबोसा, जिनके बारे में चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था, तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हारी गलती है, जाके पढ़ो, एग्जाम में तो आएगा उनके बारे में लिखने को चैप्टर 5 में से। तो बारबोसा ने क्या करा था, बारबोसा ने कुछ लोकल लोगों से बात करी थी और उन्होंने उनके घरों के बारे में लिखा है। तो उन्होंने बताया था कि जो लोगों के घर होते थे वो थैच्ड होते थे, यानी कि ऊपर घास फूस लगी होती थी, एंड वेल बिल्ट होते थे, अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन। उनकी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ही अरेंजमेंट हो रखा था उन्हें उनके घरों का। इन लॉन्ग स्ट्रीट्स विद मेनी ओपन प्लेसेस, तो बड़े बड़े गलियों के अंदर उनके घर होते थे, बहुत ओपन जगहें होती थी लोगों के घरों में, घास की छत भी होती थी, बढ़िया तरीके के घर इनके ठीक बने हुए थे। फील्ड सर्वे की अगर हम बात करें तो फील्ड सर्वे जब हमने करा तो हमें पता चला एंटायर एरिया वॉज डॉटेड विद न्यूमरस श्राइन्स एंड स्मॉल टेम्पल। तो बड़े बड़े टेम्पल तो विजयनगरा में, हम्पी में थे ही, छोटे छोटे टेम्पल्स भी हर घर के हर मोहल्ले में आप मानो कि बने हुए थे। प्रमोटिंग द प्रिवलेंस ऑफ वेराइटी ऑफ कल्ट्स। कल्ट्स क्या, जो मतलब कि रिलीजियस ग्रुप्स जो होते हैं, मतलब जैसे कि लोकल गॉड्स बहुत होते थे उस ज़माने में, अभी भी हैं, हम पूछते हैं लोकल गॉड्स को, आपके एरिया के भी अपने कुछ अपने लोकल गॉड्स होंगे, ठीक है। तो वो लोकल गॉड्स के मंदिर बने हुए थे, ठीक है, कुल देवता जिनको हम कहते हैं, तो उन लोकल गॉड्स के मंदिर बने हुए थे। द सर्वेज ऑल्सो इंडिकेट दैट वेल, रेन वाटर टैंक्स एज वेल एज टेम्पल टैंक्स मे हैव सर्व्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर टू ऑर्डिनरी टाउन ड्वेलर्स। तो जो रेन वाटर के टंका बने हुए थे, टेम्पल के जो टैंक्स थे और जो कुएं थे, ऑर्डिनरी लोगों के घर का जो पानी था वो वहाँ से जाता था। अब आया नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, द रॉयल सेंटर। अब जरा राजा जी के बारे में पढ़ लेते हैं। राजा जी का सेंटर कहता था, तो राजा रहते थे साउथ वेस्ट पार्ट में, तो अमीर लोग नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, राजा का कहाँ था, डायरेक्शन साउथ वेस्ट पार्ट में राजा का महल था और राजा का 60 टेम्पल्स थे राजा के पूरे एरिया के अंदर। सेक्रेट टेम्पल अलग थे सेक्रेट सेंटर के, 60 टेम्पल तो राजा के रॉयल सेंटर में ही थे। अब राजा जी इतने सारे टेम्पल क्यों बनाते थे तो वो तुम्हें पता ही है, डिवाइन ओरिजिन दिखाने के लिए कि हमें भगवान ने यहाँ रूल करने भेजा है, तो वो भगवान जी के मंदिर बनवाते थे जिससे प्रजा खुश होती थी और उनके रूल को अपनाती थी, ठीक है। 30 बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्सेस हैव बीन डिफाइंड एज पैलेसेस। 30 ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिली हैं जिसको हम कह रहे हैं कि ये भी महल है। अब उस महल में कोई एक रानी रहती हो उनकी, कोई उनका बेटा रहता हो, कोई उनका चाचा रहता हो, कोई रहते हो, हमें नहीं पता। These are relatively large structure that do not seem to have been associated with ritual function। कुछ ऐसे बड़ी बड़ी जो है हमें मिले हैं महल जहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है कि यार यहाँ पे कोई रिचुअल तो नहीं होता होगा, यानी कि रिलीजियस प्रैक्टिस तो यहाँ नहीं होती थी, फिर यहाँ क्या होता होगा, हम कंफ्यूज्ड हैं। One difference between the structure and the temples is that latter were constructed entire by masonry, while the superstructure of the secular building was made of perishable material। तो भाई जो हमारे वो बताऊँ मैं टेम्पल तो मेसनरी यानी कि मिस्त्रियों ने जो है ईंटों से ही और वो सब बने हुए थे, तभी वो आज के समय तक प्रेजेंट है। बट जो ये सुपर बिल्डिंग्स मैंने आपको कहा 30 बनी हुई थी, ये ऐसे मटेरियल से बनी हुई थी जो पेरिशेबल थी, तो इसलिए ये हमें इनके इंटैक्ट फॉर्म में नहीं मिली है। बट थे ये बड़े बड़े महल, 30 महल थे, पता नहीं क्या काम था इनका। नेक्स्ट टॉपिक 4.1 द महानवमी डिब्बा। अब ये लिख कर ले लो कि इस समय से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो महानवमी डिब्बा की इंपॉर्टेंस है हमारे दुर्गा माँ से, हमारे नवरात्रि के फेस्टिवल से, हमारी दुर्गा पूजा से। जैसे कि अभी आने वाले थोड़े समय में नवरात्रे आने वाले हैं, तो नवरात्रों में क्या होता है,
9 दिन होते हैं हमारे नवरात्रि के और 10वें दिन होता है दशहरा। अब नवरात्रियों को हर एक हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों पर डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। जैसे साउथ इंडिया में तो नवरात्रि ही कहा जाता है और हम बंगाल में क्या कहते हैं, दुर्गा पूजा कहते हैं। तो यहाँ पे भी विजयनगरा में भी नवरात्रि फेस्टिवल मनाया जाता है और नवमी जो होती है हमारी उसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। महानवमी तभी कहा गया है। अब यहाँ विजयनगरा में हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला है, फोटो में लगाइए, जिसको आप यहाँ देख सकते हो। ये एक डिब्बा क्यों बोला है, क्योंकि एक डिब्बे की शेप का है, बॉक्स होता है ना, बॉक्स की शेप का है। नीचे का जो इसका स्ट्रक्चर है समवॉट वुडन है और ऊपर जो है ये ईंटों से बना हुआ है। ये जो डिब्बा है ये सिटी के हाईएस्ट पॉइंट पे बना हुआ है, यानी कि सबसे ऊंचे पॉइंट पे सिटी के बना हुआ है एंड इसको ऐसा ऊंचा स्टेज टाइप का स्ट्रक्चर है। ये महानवमी डिब्बा ऐसा मासिव प्लेटफॉर्म राइजिंग फ्रॉम अ बेस ऑफ अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट टू अ हाइट ऑफ 40 फीट। तो 40 फीट का है ये और काफ़ी ऊंचाई पे ये बना हुआ है। और देयर इज अ एविडेंस दैट सपोर्ट अ वुडन स्ट्रक्चर द बेस ऑफ अ प्लेटफॉर्म इज कवर्ड विद रिलीफ कार्विंग। और जो इसका ये बेस है वो समवॉट वुडन स्ट्रक्चर से बना हुआ है जिस पे नक्काशियाँ भी हो रखी हैं। अब ऐसा माना जाता है कि यहीं पे रिचुअल्स हुआ करते थे महानवमी के दिन पे। महानवमी जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा फेस्टिवल है जो सितंबर अक्टूबर में आता है और इसको दशहरा कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में। आप कह सकते हो कि बंगाल में दुर्गा पूजा कहा जाता है और अगर हम बात करें पेनिनसुलर इंडिया में तो इसको नवरात्रि और महानवमी कहा जाता है। ठीक है, अब महानवमी डिब्बा पे जो है विजयनगरा के किंग जो है वो जाके कोई मतलब पूजा परफॉर्म करते थे, कोई रिचुअल जो है वो परफॉर्म करते थे। तो ये महानवमी डिब्बा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब महानवमी डिब्बा के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जगह है इंटायर आपके जो है ये रॉयल सेंटर के अंदर, वो है ऑडियंस हॉल। ये ऑडियंस हॉल जो है ये एक हाई प्लेटफॉर्म है और इस ऑडियंस हॉल के अंदर बहुत सारे वुडन पिलर्स लगे हुए हैं क्लोज इंटरवल के ऊपर, फोटो देख लो। और यहाँ पे एक स्टेयर केस है जो सेकंड फ्लोर पे जा रही है, वो पिलर्स के ऊपर जो है लगी हुई है। अब लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि ये पिलर्स इतने पास पास में लगे हुए हैं तो बीच में बहुत कम जगह है, तो ये ऑडियंस हॉल का आखिर यूज़ क्या होता होगा ये नहीं समझ में आया। तो ये क्या ऑडियंस हॉल है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस किंग पैलेस के पास में। ठीक है, किंग पैलेस के अलावा रॉयल सेंटर में और एक महानवमी डिब्बा। अब महानवमी डिब्बा के बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो देखो ये एक फ़ोटो है जो महानवमी डिब्बा के पास में जो है कार्विंग करी गई है। तो द सेरेमनीज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन इंक्लूडेड वर्शिप ऑफ द इमेज। भगवान जी की, हमारी मदर गॉडेस की पूजा होती थी इस दिन पे। ठीक है, जितने भी घोड़े होते थे ना स्टेट के उनको जो है पूजा करा करती थी और सैक्रिफाइस परफॉर्म करा जाते थे, बफेलोज के एंड अदर एनिमल्स की बलि चढ़ती थी महानवमी डिब्बा पर ड्यूरिंग द नवमी। ठीक है, डांस करे जितना मतलब जैसे हम दशहरे पे मेला लगता है हम बहुत एंजॉय करते हैं, दुर्गा पूजा में हम एंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा, वैसे ही पूरा माहौल होता था एंजॉयमेंट का, फेस्टिवल का। डांस होते थे, रेसलिंग मैचेस होते थे, बड़े बड़े जुलूस निकलते थे वहाँ पे, हॉर्सेस, एलिफेंट, सोल्जर्स निकलते थे और झांकियाँ दिखाते थे अपनी, और किंग को और सारे नायक्स आते थे। जितने भी नायक्स होते थे ना वो रॉयल सेंटर पहुँचते थे महानवमी डिब्बा के पर जब ये रिचुअल परफॉर्म होने होता था। और यहाँ पे इस वाले दिन का बहुत सिंबॉलिक मीनिंग था, जैसे हमारे लिए दुर्गा पूजा का बहुत सिंबॉलिक मीनिंग होता है। ऑन द लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल, लास्ट डे जब होता था नवरात्रि का, तो किंग क्या करता था, सारी आर्मीज को इंस्पेक्ट करता था, ओपन फील्ड में ले जाते था सारे नायक्स को और सारी आर्मी को उन्हें एक्सपेक्ट करता था और बहुत बड़ी सेरेमनी होती थी। ऑन द ओकेजन नायक्स ब्रॉट गिफ्ट फॉर द किंग एज वेल एज स्टिपुलेटेड ट्रिब्यूट, और गिफ्ट लेकर आते थे नायक्स जो है हमारे किंग के लिए। अब वॉज द महानवमी डिब्बा दैट स्टैंड्स टुडे द सेंटर ऑफ दिस इलेबरेट रिचुअल। तो क्या महानवमी डिब्बा पे ही जो है सारे रिचुअल्स परफॉर्म करे जाते होंगे जो हम पढ़ रहे हैं, होते थे इनके यहाँ पे। तो स्कॉलर्स थोड़े से जो है कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये कंपैरेटिवली बहुत छोटा सा है और इतने सारे लोग यहाँ पहुँचते थे तो कैसे रिचुअल होता होगा इस बात पे। Scholars have pointed out that the space surrounding the structure does not seem to have been adequate for elaborate procession of armed men, women and large number of animals like some of the other structures in the royal center. It remains an enigma. Enigma मतलब confusion रहा है, mystery है कि यार ये इतनी बड़ी जगह नहीं है यहाँ पे, फिर तो ऐसा होता होगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे जाके रिचुअल होता होगा और आसपास किसी जगह में सारा फेस्टिवल होते होंगे। बट महानवमी डिब्बा वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 4.2 टॉपिक आता है अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर। तो रॉयल सेंटर की बाकी बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग बहुत जो बढ़िया है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, वो है लोटस महल। ये देख सकते हो लोटस महल का दरवाजे पे कैसी नक्काशी हो रखी है।
तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द सेंटर इज लोटस महल। नाम इसका लोटस महल ये प्यारा सा रखा है अंग्रेज़ों ने 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। वाइल द नेम इज सर्टेनली रोमांटिक, बड़ा सुंदर सा लग रहा है, रोमांटिक सा नाम लग रहा है। हिस्टोरियंस कहते हैं ऐसा कुछ रोमांटिक था नहीं यहाँ पे। जैसे कि कलन मैकेंजी ने कहा है, मे बी इसको काउंसिल चैम्बर था ये, जहाँ पे किंग अपने एडवाइजर्स से मुलाकात करते थे और जो है वहाँ पे राजसभा वगैरह लगती थी। वाइल मोस्ट टेम्पल्स वर लोकेटेड इन द सेक्रेड सेंटर, ज़्यादातर जितने मंदिर थे बड़े बड़े वो सेक्रेड सेंटर में थे, बट रॉयल सेंटर में भी बहुत मंदिर थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ फोटोज़ गिवन है हमें विजयनगरा की। इंटीरियर ऑफ द ऑडियंस हॉल ऑफ मदुरई, ये मदुरई का ऑडियंस हॉल का इंटीरियर है, ठीक है। ये अस्तबल जो है हाथियों का दिखा रखा है आपको। तो ये थी ब्यूटी हमारे विजयनगरा की। तो अब अगर मैं आपको रॉयल सेंटर में बताऊं कि बहुत सारे मंदिर थे, तो वो रॉयल सेंटर में मंदिर इसलिए थे क्योंकि वो राजा के यूज़ के लिए थे, कि राजा को जब मंदिर जाना है तो पास में एक मंदिर थे जहाँ पे वो जाते थे डेली और पूजा किया करते थे, ठीक है। और ये कुछ ऐसे मंदिर थे यहाँ पे जहाँ पे जो है ना, अगर हमने अब जाके देखा तो सेंट्रल श्राइन हमें नहीं मिली, यानी कि भगवान जी की मूर्ति हमें नहीं मिली है, बट हाँ हमें वो मिला है, गर्भगृह है, यहाँ पे जो है पूजा होती होगी, और वॉल्स पे नक्काशी मिली है हमारे को। इनफैक्ट कुछ वॉल्स जो थी हमारे श्राइन की यानी कि मंदिर की, वहाँ पे हमें रामायण से रिलेटेड स्कल्पचर बने हुए मिले हैं। तो यानी कि विजयनगरा के लोग जो है धीरे धीरे, जैसे कि क्योंकि सिटी ख़राब होती गई अटैकर्स के द्वारा, ये देख रहे हो ये पूरे सीन्स बने हुए हैं, तो ये मंदिरों में ये सब नक्काशी करी गई थी। बट बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो है सरवाइव करी है। इनफैक्ट ये जो ट्रेडिशन था मंदिर बनाने का, बाद में जब विजयनगर के रायर्स जो थे डाउनफॉल पे चले गए, तो उसके बाद में जो नायक्स थे उन्होंने भी बहुत मंदिर बनवाए थे, ठीक है। चलो अब आता है हमारा टॉपिक नंबर 5, द सेक्रेड सेंटर। सेक्रेड सेंटर कौन सा है? जहाँ पे सारे के सारे मंदिर थे। तो वी नाउ मूव टू द रॉकी नदर्न एंड ऑफ द सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा। सेक्रेड सेंटर वहाँ है बिल्कुल तुंगभद्रा रिवर के पास में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन ये हिल्स जो थी ना, ये हिल्स में मंकी किंगडम हुआ करता था, जिसको हम रामायणा में जो सुग्रीव और बालिका किंगडम नहीं कहते वो था। तो देखो हमारे पास तो प्रमाण है अपने कि ये जो किंगडम यानी कि तुंगभद्रा रिवर के पास में जो ये हिल्स थी ना, यहाँ पे कहा जाता है कि ये वो जगह थी जहाँ पे किसका किंगडम था? सुग्रीव और बालिका किंगडम यहाँ पे था, ठीक है। तो इसका नाम क्या था? किंगडम ऑफ वाली एंड सुग्रीव यहाँ पे था, जो मेंशन है हमारा रामायणा के अंदर। अदर ट्रेडिशन सजेस्ट दैट जो पंपा देवी थी, अब एक ट्रेडिशन ये कहता है कि ये सीक्रेट सेंटर इसलिए बनाया गया क्योंकि ऑब्वियसली इतनी इंपॉर्टेंस है इस जगह की। दूसरा ये कहा जाता है कि जो पंपा देवी थी, जो इनकी लोकल मदर गॉडेंस है, उन्होंने इन हिल्स के अंदर जाके तपस्या करी थी टू मैरी विरूपाक्षा, द गार्डियन डेटी ऑफ द किंगडम। इस किंगडम के जो गार्डियन है ना, गार्डियन डेटी जो है, जो इनके रक्षक हैं, उनकी जो है उन्होंने तपस्या करी थी उनको मैरी करने के लिए। उन्होंने जो है हिल्स में जाके पूरा का पूरा पेनेंस करा था। किसने? पंपा देवी ने। और ऐसा कहा गया, ऐसा रिकॉग्नाइज करा हिस्टोरियंस ने कि जो ये है ना गार्डन डेटी इनके, जिनको कहा जा रहा है विरूपाक्षा, ये शिव जी के ही एक अवतार हैं। और फिर उनकी शादी होती है पंपा देवी जी से, इसलिए ये लोग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं इन हिल्स को भी, और इसलिए यहाँ पे विरूपाक्षा टेम्पल बनवाया गया था। और यही विरूपाक्षा टेम्पल के अंदर जो है हर साल जो है ये मैरिज जो थी विरूपाक्षा जी की और पंपा देवी जी की सेलिब्रेट होती है। ये उस विवाह को करवाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल की तरह। Among these hills are found Jaina temples also of the pre-विजयनगरा पीरियड। तो विजयनगरा पीरियड से पहले के जैना टेम्पल्स भी इन हिल्स में हैं। And in other words, this area was associated with several sacred tradition। तो बेसिकली सीक्रेट ये स्पिरिचुअल एरिया ही था। रामायणा से भी कॉन्टैक्ट है, जैना टेम्पल्स भी हैं, एंड पंपा देवी का मंदिर या विरूपाक्षा टेम्पल भी आप कह सकते हो, विरूपाक्षा टेम्पल यहाँ पे था, ठीक है। चलो अब आता है, अगर हम टेम्पल की बिल्डिंग की बात करें तो काफ़ी टेम्पल तो विजयनगर के राजाओं ने बनाए थे, बट क्योंकि विजयनगरा तो अभी बना है 1336 में, इससे पहले चोलास थे, पल्लवास थे, चौलक्यास थे, हौसलास थे, इन्होंने बहुत सारे जो है टेम्पल्स बनवाए थे। टेम्पल क्यों बनवाते थे? ये डिवाइन ओरिजिन दिखाने के लिए, वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तो टेम्पल्स के लिए ना रूलर्स और भी अमीर अमीर लोग, बड़े बड़े लोग जो है ग्रांट करते थे लैंड को, यानी कि लैंड ग्रांट्स होते थे, जो चैप्टर 2 में आपने
पढ़ा था कि हमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शन मिली है लैंड ग्रांट की, और भी रिसोर्सेज की दान लोग करा करते थे टेम्पल की मेंटेनेंस के लिए। टेम्पल डेवलप्ड एज अ सिग्निफिकेंट रिलीजियस, सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक सेंटर। तो टेम्पल रिलीजियस सेंटर भी था, सोशल सेंटर भी था और इकोनॉमिक सेंटर भी था। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रूलर्स, कंस्ट्रक्टिंग एंड रिपेयरिंग मेंटेनिंग टेम्पल वर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ विनिंग सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ पावर फॉर देयर वेल्थ एंड पाइटी। तो देखो, राजाओं को अपना धर्म लगता था टेम्पल बनवाना, टेम्पल को सजवाना, टेम्पल को मेंटेन करना उनका धर्म है। एक उनकी प्रजा उनको सपोर्ट करे इसलिए, और अपनी भगवान को भी वो अपनी जो है रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए भगवान जी को वो अपने पैसों का ऐसे इस्तेमाल करते थे। ठीक है, नाउ वाई विजयनगरा वॉज चोजन एज द कैपिटल। तो विजयनगरा सिटी को ही जो है एज द एम्पायर की कैपिटल इसलिए यूज करा गया था क्योंकि यहाँ पे श्राइन है किसकी, विरूपक्षा की एंड पंपा देवी की। पंपा देवी इनकी मदर गॉडेस, विरूपक्षा इनकी गार्डियन डेटी। तो इसलिए विजयनगरा किंगडम के जो रूलर्स थे उन्होंने जो है अपनी कैपिटल विजयनगरा को लिखा। इनफैक्ट जैसे कि कोई भी ऑर्डर अगर साइन करना होता था राजा ने, जैसे राजा ऑर्डर्स पे सिग्नेचर करते हैं ना, तो वो विरूपक्षा के नाम पे करते थे, श्री विरूपक्षा। तो यूजुअली कन्नड़ा स्क्रिप्ट में जो भी कोई ऑर्डर, रॉयल ऑर्डर साइन होता था तो वो श्री विरूपक्षा के नाम से होता। तो ये वन मार्कर में याद रख लो। ठीक है, रूलर्स ऑल्सो इंडिकेटेड देयर क्लोज लिंक विद गॉड बाय यूजिंग द हिंदू सुरुतराना। ठीक है, this was a Sanskritization of Arabic term sultan meaning king and literally meant हिंदू सुल्तान। तो ये जो अपने आप को विजयनगरा के राजा लोग थे ना, वो अपने आप को हिंदू सुरुताना भी कहते थे, सूरत राणा, हिंदू सूरत राणा। सूरत राणा इज द सुल्तान का संस्कृत नाम। ठीक है, और वो अपने आप को हिंदू सुल्तान कहते थे। इवन एज दे ड्रू ऑन अर्लियर ट्रेडिशन द रूलर्स ऑफ विजयनगरा इनोवेटेड एंड डेवलप दिस। तो टेम्पल तो पहले से प्रेजेंट थे बट इन्होंने उनको और ज़्यादा डेवलप करा। रॉयल पोर्ट्रेट्स, स्कल्पचर्स, ये सब बनवाए इन्होंने वहाँ पे। किंग और नायक्स टेम्पल्स में जाते थे और वहाँ जाके जो है देखते थे टेम्पल्स को, पूजा करते थे और नई नई जगहें वहाँ पे बनवाते रहते थे। ठीक है, अभी एक सिग्निफिकेंट चीज़ जो इन लोगों ने टेम्पल्स में ऐड कराई थी वो थी राया के गोपुरम्स। राजाओं ने ऐड कराए थे गोपुरम्स। गोपुरम्स यानी कि जो टेम्पल का गेट था उसके ऊपर एक एलैबोरेट स्ट्रक्चर बनाना जिससे दूर से आपको दिख जाए कि मंदिर है सामने। तो अब आगे हम टॉपिक 5.2 पे गोपुरम्स एंड मंडपास, एंड बहुत से जल्द आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो गोपुरम क्या होता है? गेटवे टू द टेम्पल्स। जो टेम्पल का द्वार होता है उसके ऊपर जो एलैबोरेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, नक्काशी कर रखी होती है, वो होता है गोपुरम। एंड अगर मंडप की बात करें तो जैसे शादी का मंडप होता है और मंडपास जहाँ पे हवन कर सकते हो आप, तो मंडप बहुत सारे जो है टेम्पल्स के अंदर आगे ऐड किए गए एंड गोपुरम्स ऐड किए गए। तो देयर वर ऑल्सो प्रोबेबली मेंट एज रिमाइंडर्स ऑफ द पावर ऑफ किंग। तो ये जो टेम्पल के अंदर गोपुरम बनाए गए, सुंदर सुंदर मंडपास बनाए गए, ये टेम्पल में ये क्यों बनवाए थे? ऑलरेडी इतने सुंदर टेम्पल थे, विरूपक्षा टेम्पल इज देयर, विठला टेम्पल इज देयर, वाई दे वर एडिंग गोपुरम्स एंड मंडपास? तो राजा अपनी भगवान के प्रति भक्ति दिखाने के लिए, अपनी प्रजा को इम्प्रेस करने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना पावर, अपना रुतबा दिखाने के लिए जो है मंदिर में जो है ये कि हमारी जो सिटी है, हमारा जो एम्पायर है उसके पास इतने बढ़िया बढ़िया मिस्त्री है, मजदूर हैं, हमारे पास इतनी अच्छा आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी है, उसको प्रेजेंट करने के लिए कि उस ज़माने में वो गोपुरम्स के ऊपर जो है नक्काशी करके हमारे स्क्रिप्चर्स के जो है कुछ सीन्स है वो डिपिक्ट करे हुए हैं, छोटे छोटे पूरा नक्काशी कर रखी है, आप देखो गोपुरम्स के ऊपर। तो वो अपनी फाइन स्किल दिखाने के लिए वो बनाते थे। ठीक है, सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर गोपुरम के अलावा और क्या था? मंडप्स बने हुए थे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। एंड पवेलियंस, पवेलियन मतलब कि पिलर है, पिलर के ऊपर एक इलैबोरेट स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप जो है स्क्वायर स्ट्रक्चर है, यू कैन स्टैंड ऑन इट। ठीक है, पवेलियंस, पिलर्स के ऊपर एक पूरा इलैबोरेट स्ट्रक्चर बना रखा होता है कि भाई ये पिलर है और एक स्क्वायर सा स्ट्रक्चर है, स्टेज टाइप से पवेलियंस बना रखे थे। एंड बड़े बड़े कॉरिडोर्स बना रखे थे जिनमें पिलर्स थे। हम्पी में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पे जो पिलर्स है उसमें से म्यूजिकल साउंड इफेक्ट भी आता है। तो इसलिए अब हम देखेंगे विरूपक्षा टेम्पल एंड विठला टेम्पल के क्लोज से जो गोपुरम्स और पिलर्स बनाए गए थे। अ लाइन ड्राइंग ऑफ स्कल्प्टेड पिलर, ये देखो पिलर पे कितनी सुंदर नक्काशी कर रखी है, आप यहाँ देख सकते हो इस फोटो के अंदर। ये एक मंडप बना रखे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो
कार्व्ड पिलर्स थे, जो कंस्ट्रक्शन हो रखा था गोपुरम्स का, तो ये क्यों कर रहे थे? तो ये जैसे कि आपको पता है कि जो मंदिर है उसको और सुंदर बनाने के लिए कर रहे थे। तो सेंट्रल श्राइन तो ऑलरेडी वहाँ पे थी, यानी कि जो मेन गर्भगृह होता है, जो सेंट्रल श्राइन थी, वो दोनों ही टेम्पल्स की थी, बट और चीज़ों को ऐड करा जाता है, जैसे कि लंबा सा हॉल ऐड करा जा रहा था, मंडप कहीं ऐड करे जा रहे थे, कहीं गोपुरम्स ऐड करे जा रहे थे, हॉल्स बहुत बनाए जा रहे थे मंदिर के अंदर, कि हॉल में क्या होता था, भजन कीर्तन करना है, कोई आपको जो है जैसे वो हो रहा है, जैसे कि शादी कराई जा रही है कोई, जैसे लॉर्ड विरूपाक्षा की और पंपा देवी जी की मैरिज का फेस्टिवल ये लोग सेलिब्रेट करते थे, उसके लिए हो गए। म्यूज़िक, डांस, ड्रामा की परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी मंदिर के हॉल्स के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो है हॉल बनवाए जा रहे थे मंदिरों के अंदर, ठीक है। तो स्पेशल इमेजेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज केप्ट इन द सेंट्रल श्राइन वर यूज्ड ऑन दिस। और ये जो बेसिकली जो हॉल बनाए जा रहे थे, इसके पिलर हो गए, इसकी दीवारें हो गई, वहाँ पे जो हमारे सेंट्रल श्राइन के डेटी थे, जो भगवान विराजमान है उस मंदिर में, उन्हीं की अलग अलग फोटोज़ जो है वो वहाँ पे बनाई जा रही थी, ठीक है। अनदर श्राइन द विठला टेम्पल इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। विट्ठल टेम्पल की भी जो श्राइन थी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग आपको बता रखी है। तो देखो, विट्ठल टेम्पल के प्रिंसिपल डेटी कौन है? विट्ठल टेम्पल में पूजा होती है विष्णु जी की। और उस ज़माने में जैसे कि देखो, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करें तो यहाँ पे विरूपाक्षा जी की पूजा की जा रही थी इन विजयनगरा, बट यहाँ पे विट्ठल टेम्पल भी बना हुआ था और विट्ठल टेम्पल में विष्णु जी की पूजा होती थी। तो पहले तो लोग ये सोचते थे कि भाई ऐसा नहीं होगा, खाली एक सुप्रीम गॉड की पूजा हो रही थी, जो बाकी गॉड्स हैं उनकी जो है ऐसा इंटरकनेक्शन नहीं था। तो जब हमें पढ़ा तो हमें पता चला कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे हम अपने सभी भगवानों की पूजा करते हैं, सभी को मानते हैं। तो जैसे कि विट्ठल गॉड जो थे वो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उनको पूजा जाता था, विष्णु जी को, बट उनका टेम्पल विट्ठल टेम्पल यहाँ विजयनगरा में भी था और यहाँ पे उनकी भी पूजा की जा रही थी और विरूपाक्षा जी की भी पूजा की जा रही थी। तो जैसे भक्ति सूफी ट्रेडिशन 6 चैप्टर में आपने पढ़ा ना कि ये सारे जो है, जब हमने पढ़ा हमें तब समझ में आया कि ये सारी प्रैक्टिसेस को ही, कि हमारे इतने सारे मेजर सुप्रीम गॉड्स हैं, वी लव देम ऑल, वी रिस्पेक्ट देम ऑल, हम उन सब की भक्ति करते हैं, इसी को हमने बाद में क्या बोला, ये हमारा, यही हमने बाद में हिंदू कल्चर इसी को बोला। तो हम लोग सभी की जो है पूजा किया करते थे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्शिप ऑफ डेटी जो था हमारा, जो है आप कह सकते हो कि विष्णु जी की पूजा जो महाराष्ट्र में होती थी, उनका टेम्पल यहाँ पे जो है जब बनाया गया तो ये दिखाया कि जो विजयनगरा के किंग थे, बुक में तो ऐसा लिखा है कि विजयनगरा के किंग डिफरेंट कल्चर और ट्रेडिशन को भी फॉलो करते थे, बट ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। अब हम तो अपने सारे भगवान जी को भी मानते हैं, तो हमने विष्णु जी का भी टेम्पल बनवाया, विरूपाक्षा जी का भी बनवाया, ठीक है। एज इन द केस ऑफ अदर टेम्पल, दिस टेम्पल टू हैज सेवरल हॉल्स एंड अ यूनिक श्राइन डिजाइंड एज अ चैरियट। तो आप यहाँ देख सकते हो ये विट्ठल टेम्पल की श्राइन है, ठीक है, और यहाँ पे एक चैरियट बना रखा है, चैरियट मतलब एक रथ टाइप बना रखा है। तो ये कितना सुंदर रथ टाइप यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इज द चैरियट स्ट्रीट्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम टेम्पल टू गोपुरम इन अ स्ट्रेट लाइन। तो टेम्पल से लेकर गोपुरम, मतलब जो मेन टेम्पल मंदिर है, वहाँ से लेकर जो गोपुरम है वहाँ तक चैरियट स्ट्रीट बना रखी थी। वहाँ पे भी सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और आसपास में वहाँ पे दुकानें खुल रखी थी पवेलियंस के ऊपर, जहाँ पे लोग, जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है ना ऐसे कि जब आप मंदिर जाते हो एक छोटी सी हलवाई की दुकान होती है जहाँ आप प्रसाद खरीद सकते हो, ठीक है। फिर फाउंटेन भी लगा होता है, फिर नलका भी लगा होता है जहाँ से आप पानी भर सकते हो अपने जो है, जब आप भगवान जी में जल चढ़ाते हो उसके लिए लोटे के अंदर। और इधर छोटे छोटे प्रसाद की दुकानें होती हैं, ठीक है, अलग अलग सी सुंदर सुंदर सी। तो ऐसे दुकानें भी बनी हुई थी विद इन द टेम्पल के जो है पूरा चैरियट स्ट्रीट के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसा ही जो डिज़ाइन आज हम अपने मंदिर का देखते हैं, ठीक है, तो वो जो है तब और इलेबोरेट होता था, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो नायक्स होते थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजाज ही जो है मंदिर का जो है इलेबोरेट स्ट्रक्चर बनाने में बिलीव करते थे। नायक्स, क्योंकि आपने देखा कि नायक्स पे भी बहुत पैसे होते थे, तो नायक्स भी किलाबंद वाली फोर्टिफिकेशन वॉल्स बनाते थे, साथ ही के साथ नायक्स भी गोपुरम्स बनाया करते थे। तो ये एक गोपुरम का गिवन है आपको फोटो जो नायक ने बनाया था इन मुदिरई, ठीक है। तो चलो अब आते हैं हम टॉपिक नंबर 6 पे, प्लॉटिंग पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो ये सेकंड लास्ट टॉपिक है वैसे, बट 7th टॉपिक में इतना कुछ है नहीं लर्न करने का। तो इस टॉपिक में हमें बताया गया है कि कैसे विजयनगरा एम्पायर को और डिटेल में स्टडी करा गया। तो पहले इसको ढूंढा तो हमें पता है कलन मैकेंजी ने था, और उसके बाद में बहुत फोटोज़ वगैरह क्लिक करी गई, एपिग्राफिस्ट गए और बहुत पास्ट इसका तब बाहर निकाला गया। बट उसके बाद में भी गाइस इस हमारे विजयनगर एम्पायर के बहुत सारे सर्वे मैप्स निकालने के लिए, बहुत
बहुत सारे और प्लान्स और इलेबोरेटली जानने के लिए कि अच्छा ये सेक्रेट सेंटर है, दिस इज़ अर्बन कोर, दिस इज़ दैट, ये जानने के लिए 20th सेंचुरी में यानी कि जब हम आज़ाद हो गए थे उसके बाद में भी बहुत काम हुए। यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था और कर्नाटका की डिपार्टमेंट जो थी ऑफ आर्कियोलॉजी ने मिलकर जो है और जो म्यूजियम्स थे उन्होंने मिलकर 1976 के अंदर हम्पी को रिकॉग्नाइज करा एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट, कि हमारी कंट्री के लिए गर्व की बात है कि इतनी सुंदर एक सिटी हमारे यहाँ पर थी। देन इन द अर्ली 1980s में एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया जिसमें ये हमने जो है पता करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा कि विजयनगर के जो भी मटीरियल रिमेन्स हैं उनको आप एक जो है रिकॉर्ड करो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई गोपुरम हो, चाहे वो कोई फोर्टिफाइड वॉल का कोई टुकड़ा हो, चाहे वो कोई बर्तन हो, चाहे वो कोई स्ट्रक्चर हो, आपको स्कल्पचर हो, आपको उसे रिकॉर्ड करना है। ओवर 20 ईयर्स तक ये रिकॉर्डिंग हुआ। डजन्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ने वर्क करा। कोई ट्रैवलर का अकाउंट में विजयनगर के बारे में लिखा आप रिकॉर्ड करो, किसी जगह में विजयनगर के बारे में लिखा आप रिकॉर्ड करो और पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाओ। तो ये काम करवाया गया इन 1980s। तो लेट अस लुक एट जस्ट वन पार्ट ऑफ दिस इनॉर्मस एक्सरसाइज, मैपिंग इन मोर डिटेल। तो अभी इस काम का सिर्फ एक मैपिंग हम जानेंगे कि विजयनगरा की मैपिंग, जो मैप मैंने आपको दिखाया, सेक्रेट सेंटर इज देयर, तुंगभद्रा रिवर इज देयर, अर्बन कोर इज देयर, तो ये एक खाली मैप बनाने के लिए ही कितना गहरा जो है परिश्रम करना पड़ा होगा हमारे जो है सोसाइटी को। जैसे कि बता रखा है कि विजयनगर को स्टडी करने के लिए सबसे पहले जो पूरा का पूरा विजयनगर एरिया था उसको 25 स्क्वायर में ऐसे ग्रिड पैटर्न पे डिवाइड कर दिया और फिर जो है ये 25 स्क्वायर में से एक स्क्वायर को पकड़ा और उसको छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड करा, सेट्स ऑफ स्क्वायर्स में, जैसे सुडोको गेम होता है ना, एक स्क्वायर 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 स्क्वायर, वैसे ही एक एक स्क्वायर को पहले स्क्वायर्स में डिवाइड करा ग्रिड पैटर्न पे और माइन्यूट लेवल पे जाके हर स्क्वायर को स्टडी करा, क्योंकि सब लोग 25वें स्क्वायर का एक स्क्वायर, उस एक स्क्वायर के भी अंदर के कौन से नंबर के स्क्वायर में अगर वो स्टडी करते जूम करके तो वहाँ पे दिखता है यहाँ पे भी एक टेम्पल है, यहाँ पे अच्छा फोर्टिफाइड वॉल है, अच्छा यहाँ पे ये वाला गार्डन है, अच्छा यहाँ पे लोकल लोगों का घर है। तो एक एक चीज़ों को उन्होंने माइन्यूटली स्टडी करा। ईच ऑफ स्मॉलर स्क्वायर और यूनिट्स को एक्सट्रीमली स्टडी करा गया। हर जगह से टाइनी श्राइन्स मिली, इलेबोरेट टेम्पल्स मिले, रेजिडेंसेस मिले, जैसे एक जगह महानंबी डिब्बा मिला, हमें एक जगह ऑर्डिनेंस हॉल मिला। तो इस चीज़ों से आप सोच सकते हो कि कितनी मुश्किल काम रहा होगा देखने का और पहचानने का। जैसे ये देख रहे हो, ये स्क्वायर्स लगे हुए हैं ABCD, ये देखो, ये फिर ये अंदर जो इलेबोरेट स्ट्रक्चर मिला उसको स्टडी करा गया। तो ये काम करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की थी, बट उनमें से कुछ का जो वर्थ रिमेंबरिंग नेम है वो है John M. Fritz, George Michel and M.S. Nagaraja Rao, who worked for years for this site. और उन्होंने लिखा है, इन आर सिटी ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स ऑफ विजयनगरा वी हैव टू इमेजिन अ होल सीरीज ऑफ वैनिश वुडन एलिमेंट ऑल्सो। अब विजयनगरा में स्टोन की चीज़ें तो हमें मिल गई क्योंकि वो तो जिंदा है अभी भी, बट जो पेरिशेबल मटेरियल था जैसे दीमक वीमक जैसे लकड़ी को खा जाती है, तो बहुत सारे हमें ऐसे कॉलम मिले हैं, जैसे देखिए पता चलता है अच्छा कोई वुडन का स्ट्रक्चर था, बीम्स मिली हैं, ब्रैकेट मिली है, ओवर हैंगिंग कुछ ऐसी कुछ चीज़ें मिली है, गिरी हुई बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो किसी वुडन चीज़ पे सपोर्टेड थी, बहुत टावर मिले हैं, बहुत पेंटिंग्स मिली है जो अब प्लास्टर की बनी हुई अलग अलग स्कल्पचर्स मिले जो अब तो पेरिश हो गए, ख़राब हो गए, बट उस ज़माने में उनकी सुंदरता क्या ही रही होगी। तो वो सुंदरता पता लगाने के लिए हमारे पे ट्रैवलर्स के अकाउंट है, उनसे हम पता लगा लेते थे कि अच्छा तब ये ऐसा दिखता था और अब जो है ये जो है पेरिश हो चुका है। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक आता है हमारा क्वेश्चन 7, क्वेश्चन इन सर्च ऑफ आंसर्स। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके बारे में आपको एग्जाम में इतना कुछ नहीं आएगा, बट एक जो ये सोर्स है, ये जो नीला डब्बा, ये बहुत ज़रूरी है, वो ये है, इसमें राजा कृष्ण देवा राय के बारे में बता रखा है। तो ये राजा कृष्ण देवा राय का एक स्टैचू है जो गोपुरम था ना, गोपुरम यानी कि जो गेटवे होता है, चिदम्बरम टेम्पल के तमिलनाडु के बाहर जो है स्थित था। अब ये जो है इसमें दिखाया गया है रूलर की जो फोटो है, राजा कृष्ण देवा राय की फोटो ऐसी बनी हुई है जैसा शायद वो खुद को दिखाना चाहते थे कि लोगों ने ऐसे याद रखे। तो पायस जो एक ट्रैवलर के बारे में हमने पढ़ा तो उन्होंने बताया कि कैसे दिख रहे थे स्टैचू के अंदर, वो ऑफ मीडियम हाइट। वो कैसे दिखते थे? जो हमारे राजा कृष्ण देव राय थे मीडियम हाइट के थे। तो हमने तेनाली रामन वाले कार्टून में भी देखा है कि कृष्ण देवा राय ऐसे ही दिखाते, थोड़ी सी छोटी हाइट के, मीडियम सी हाइट के, और जो है फेयर कॉम्प्लेक्शन यानी कि गोरे से थे, एंड गुड फिगर, अच्छी सी फिगर थी उनकी, रादर फैट देन थिन। तो आपने देखा है राजा कृष्ण देवा राय को थोड़ा सा मोटू सा राजा दिखाते, हल्का सा मोटे से, ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल स्लिम ट्रिम थे, वो थोड़े से मोटे से थे, ठीक है। और जो है उनके फेस पे साइंस थे ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो ये डिस्क्रिप्शन प्रेस ने दिया था किसका, हमारे राजा कृष्ण देवा राय का, कि वो ऐसे दिखते थे, ठीक है।
तो अब आता है टॉपिक 7, क्वेश्चन इन सर्च ऑफ आंसर्स। तो जब हम बिल्डिंग्स को स्टडी करते हैं तो देखो, हमने जो भी चीज़ को स्टडी करते हैं उससे हमें एक आंसर मिलता है। जब हमने बिल्डिंग पढ़ी, हमने विजयनगरा की कोई बिल्डिंग पढ़ी, तो उससे हमें पता चला अच्छा ये बिल्डिंग किस मटेरियल से बनी थी, क्या टेक्निक्स यूज़ हुई होगी। ठीक है, जैसे हमने फोर्टिफिकेशन पढ़ा तो हमें पता चला फोर्टिफिकेशन करने का रीज़न ये था 7 लाइन वाला, कि बाहर दुश्मन आके इनको अटैक ना कर पाए, इसलिए हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि भाई बहुत सारे जो ये मंदिर बनवाते थे जो राजा लोग थे और उनमें चीज़ें ऐड करवाते थे, तो वो इसलिए करवाते थे जिससे वो डिवाइन ओरिजिन खुद को दिखा पाएँ, और वो पैट्रोनेज प्रोवाइड करते थे, ग्रांट्स करते थे, तो वो प्रजा को खुश करने के लिए और भगवान की तरफ अपनी भक्ति दिखाने के लिए करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें, जब हम कोई चीज़ हम अपने सामने, अब हम कोई प्रूफ देखते हैं तो उससे हमें बहुत क्वेश्चनों का आंसर मिलता है। बट एक क्वेश्चन का आंसर जो हमें नहीं मिलता है इतने अच्छे से, वो है लोकल लोग कैसे रहते थे, ऑर्डिनरी मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, जो मास मेजॉरिटी थी वो कहाँ रहती थी, वो कैसे रहती थी, हमें नहीं पता। क्या पता कुछ लोग आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी पे रहते हो, यानी कि शहर से बाहर रहते हो, क्या पता अंदर रहते हो, क्या पता जो इतना बढ़िया रॉयल सेंटर था और सीक्रेट सेंटर था वहाँ पे आम जनता को जाने की इजाज़त ही ना हो, क्योंकि वहाँ पे भी किलाबंदी थी ना, क्या पता सीक्रेट सेंटर के मंदिर में आम जनता को जाना अलाउड ही ना हो। Would they hurry past the sculpture, or would they pause to see, reflect and try and understand its complicated symbolism? यानी कि क्या जो वहाँ के लोकल लोग थे और इतने इलेबोरेट सुंदर स्ट्रक्चर जो वहाँ बने हुए थे, क्या वो रुककर उनको देखते थे, उनको पहचानते थे कि कितने सुंदर है, या बट डेली डे टू डे लाइफ का उनका पार्ट था, वो बस ऐसे ही चलते रहते थे उन्हें देख के। ये सब पूछा गया है आपसे इसके अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछे गए हैं ये लास्ट में, कि क्या जिन लोगों ने इतने इलेबोरेट स्ट्रक्चर बनाई, इतनी सारी फोर्ट की दीवारें बनाई, सुंदर सुंदर गोपुरम्स, मंडप्स बनवाए, तो वो कहाँ से आते थे? वो लोग विजयनगरा के आसपास के विजयनगरा किंगडम के ही थे, कहीं और से भी आते थे? कौन डिसीजन लेता था कि ये बिल्डिंग बनेगी, कैसे बनेगी, किसको इतनी नॉलेज थी जो ये सब बनवा रहा था, किसने बिल्डिंग्स का प्लान ड्रू करा, मेसन्स कहाँ से आए, स्टोन कटर कहाँ से आए, नक्काशी करने वाले कहाँ से आए, कैसा हुआ ये? वर दे कैप्चर ड्यूरिंग वॉर फ्रॉम नेबर स्टेट्स? क्या वो जो जिन्होंने काम करा, इतनी मजदूरी करी, वो गुलाम थे जो, या फिर बंधक थे जो दूसरे नेबर स्टेट से लाए हो, जब उस पर वॉर पे टाइम जो है हमला करा था? बिल्डिंग जब बनती थी तो उसका सुपरविजन कौन करता था? जैसे हम ठेकेदार रखते हैं ना बिल्डिंग बनवाने के लिए अपनी, तो कौन उसका सुपरविजन करता था? कैसे जो है आप ये मानो कि बनती थी बिल्डिंग मटेरियल, और उनका जो बिल्डिंग मटेरियल ट्रांसपोर्ट कैसे होती थी? इतने बड़े बड़े पत्थरों का फोर्टिफिकेशन कराई गई, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती थी? हाथी पे होती थी, घोड़े पे होती थी, बुलक कार्ट पे होती थी, कैसे होती थी? वी डोंट नो। तो देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चन दैट वी कैन नॉट आंसर बाय मेयरली लुकिंग एट द बिल्डिंग्स। तो सिर्फ बिल्डिंग को देख के तो हम आंसर नहीं पता लगा सकते, उनके लिए हमें चाहिए कुछ रिटर्न सोर्सेस जिसमें लिखा हुआ हो कि भाई ऐसे होता था, ऐसे होता था, जो काफ़ी हमें नहीं मिल पाती हैं बिकॉज हमारा काफ़ी सारा पास्ट जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा चुका है बाय सम पीपल। ठीक है, तो विद दिस लेट्स एंड दिस चैप्टर। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। टाइमलाइन इज हेयर, यू डोंट हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस टाइमलाइन। तो ये एक जो मैं मार्क करी हूँ वो लर्न कर लेना। कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा बाय पोर्चुगीज लर्न कर लेना। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत लर्न कर लेना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगरा एम्पायर लर्न करना। ठीक है, और आप इसमें से लर्न करना कलन मैकेंजी विजयनगर कब गए, अच्छे से लर्न करना है इसको। ठीक है, हम्पी डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये तो मेन है, बाकी भी तुम लर्न करना चाहो तो ज़रूर लर्न करना। ठीक है, तो ये मेन टाइमलाइंस है इस चैप्टर। विद दिस गाइज ये चैप्टर इन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर इज कंप्लीटेड। अब बस इस बुक का लास्ट चैप्टर बचा, चैप्टर 8। फर्स्ट बुक गाइस मैं पढ़ा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, सभी चैप्टर्स को इन स्टडी। 8 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट बुक को स्टार्ट कर देंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इफ़ यू वांट टू स्टडी हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ का, इधर इज पॉलिटिकल, इधर इज ज्योग्राफी, इफ़ यू हैव इको ऑल्सो, इफ़ यू हैव इंग्लिश स्पेशली मेन सब्जेक्ट, तो मैं सारे ही सब्जेक्ट्स अपने चैनल पर पढ़ाती हूँ। सो गो एंड चेक माई चैनल। इस वीडियो को सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो, बिकॉज ये वाले चैप्टर की मुझे चैनल पर बहुत डिमांड आई थी कि दीदी आप बहुत लेट कर दिया इसे पढ़ाने में, तो आई एम सॉरी। तो आप शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स के साथ, और नोट्स के लिए इंस्टाग्राम चेक कर लो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।